सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर पीवाईक्यू सीरीज़ का आज हम लोग का मिनी शॉर्ट है काइंड ऑफ, ठीक है। तो मिनी शॉर्ट में हम लोग करने वाले हैं आज 50 क्वेश्चंस और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। गुड इवनिंग सभी को। ऑडिबल ऑडिबल, ठीक है। आवाज़ आ रही है तो फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। द कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो इस इसरो की वाणिज्यिक और विपणन जो शाखा है उसको क्या बोलते हैं? वॉइस लो है अभी, बताना अभी। आई थिंक ठीक हो गया ना। चलिए अभी आई थिंक वॉइस ठीक होगी। चलिए तो आंसर आने लग गए हैं लोगों के। सही आंसर क्या होगा? द कॉमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। तो इसरो की अगर बात करें, विच स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1969, 15 अगस्त 1969। इसके पहले चेयरमैन कौन थे ज़रा बताएंगे, और करंट में कौन है? तो अगर इसके हम मार्केटिंग आर्म की बात करें, कॉमर्शियल मार्केटिंग आर्म का मतलब है कि डील्स करना। जैसे कई सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं, वो बाकी जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस वगैरह हो गए, तो ये क्या करती हैं, इसरो से कांटेक्ट करती हैं बाकी कंट्रीज़ जिनका एकदम हम बोल सकते हैं कि सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, कि वो अपने खुद की सैटेलाइट्स वगैरह ये सब भेज सकें। और हैं भी तो, क्योंकि जो हमारा इसरो है वो काफ़ी सस्ते में भेज देता है, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रीज़ कांटेक्ट करती हैं। तो डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करेंगे? अंतरिक्ष से कांटेक्ट करती हैं, जो कि कमर्शियल और मार्केटिंग आर्म है। वो बताता है कि भाई वो पूरा जो है बना के देता है क्या कि कितना क्या पड़ेगा, है ना, कितने में पड़ेगा, और भिजवाना तो भिजवाओ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं 1969 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे, ठीक है। अभी एस सोमनाथ है। चलो अगला क्वेश्चन है, कैडावर रेफर्स टू। कैडावर का तात्पर्य किससे है? व्हाट इज कैडावर? अ लाइव ह्यूमन बीइंग यूज्ड फॉर ट्रायल, अ डेड ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर एनाटॉमी, अ क्लिनिकली अलाइव ह्यूमन बीइंग, या फिर अ रिसरेक्टेड ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करेंगे, दैट वुड बी कैडावर होता है एक डेड ह्यूमन बॉडी जिसको कि एनाटॉमी में यूज़ किया जाता है। या तो रिसर्च पर्पस में यूज़ किया जाएगा, या फिर इसको यूज़ किया जाएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसी को ही हम बोलते हैं कैडावर। हाँ, तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां टू द थ्रोन। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था? मुराद बख्श, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, या फिर शाह शुजा। तो किसने जो है, कौन शाहजहां के बाद मुगल थ्रोन पे बैठा था? बैठना तो चाहिए था दारा शिकोह को, जो कि शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो उसका सबसे बड़ा बेटा है वो बैठे। लेकिन यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब राजगद्दी के लिए लड़ाई होती है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं जिसको हम बैटल ऑफ धर्मत बोलते हैं, ठीक है। एक तो बैटल ऑफ धर्मत होता है और एक को बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़। कब होते हैं? 1658-59 के टाइम पीरियड पे होते हैं ये। और इन दोनों में जो विक्ट्री होती है वो औरंगज़ेब की होती है। मेनली दारा शिकोह क्योंकि चाहता था शाहजहां की बैठे, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, और औरंगज़ेब उसका सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं प्रतिद्वंदी था, या फिर वो चाहता था कि वो थ्रोन पे बैठे, और वो काफ़ी एबल टाइप इस तरह से था। तो इसने वॉर ऑफ सक्सेशन लड़े। और ये मुराद बख्श और ये जो शाह सूजा हैं, ये तो एकदम ही आप बोल सकते हो कि सब फर्जी के टाइप थे। मेन जो था बैटल वो दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में था। तो जीत यहाँ पर होती है औरंगज़ेब की। इसके टाइम पे एक फिजिशियन हुआ, उसका नाम आप बता सकते हैं? दारा शिकोह की जो कोर्ट में था पहले, ठीक है, जो बाद में औरंगज़ेब के साथ अटैच हो गया था, वो था फ्रांस से आया हुआ फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। बात अगर करें औरंगज़ेब की, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? ये था 1658 से लेकर 1707 तक। ये जाना जाता है औरंगज़ेब अपने पगलापन के लिए। इसने लगभग 50 साल रूल किया। 25 साल तो ये रहा दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, और अपने 25 साल ये रहा साउथ इंडिया में। वापस कभी दिल्ली गया ही नहीं अपने आखिरी 25 साल में।
क्योंकि इसको डेक्कन जो है, दक्कन, ये चाहिए था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा इसका। वैसे ये पूरी तरह अनसक्सेसफुल तो नहीं रहा, क्योंकि बीजापुर इनिशियली इसने जो है बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर और जो गोलकोंडा है उसको उसने अपने अंडर मिला लिया था, लेकिन ये बहुत ही अर्ली पार्ट में किया था इसने, जब वो दिल्ली में था 1658 के टाइम पे किया था, ठीक है, सॉरी 1686 के टाइम पे किया था। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जब यहाँ पर ये साउथ इंडिया में गया तो यहाँ पर मराठा किंगडम में बैठे हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। ये इसके लिए एक बहुत ही कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में साबित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे का नाम था संभाजी महाराज, उनको इसने मरवाया, काफ़ी बुरी तरह से निर्मम हत्या करवाई, लेकिन वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। वो बात अलग है कि बस बीजापुर और गोलकोंडा को इसने 1686 और 1687 में कैप्चर कर लिया था। एंड आई होप आपको पता होगा बीजापुर और गोलकोंडा ये कहाँ पे थे, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? कुतुब शाही डायनेस्टी का यहाँ पे रूल था। और यहाँ पे किस डायनेस्टी का रूल था? आदिल शाही डायनेस्टी का रूल था, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर हमारी एक रिवर थी, कृष्णा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी थी तुंगभद्रा यहाँ पे। इसके नीचे जो पार्ट था ये पूरा विजयनगर साम्राज्य का था, ठीक है, विजयनगर। और इसके ऊपर जो पूरा था दैट वाज बहमानी किंगडम, ठीक है, बहमानी किंगडम। तो और ये जो बहमानी किंगडम है बाद में टूट गया था 5 छोटे छोटे किंगडम्स में, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, बेरार और बिदर, ये 5 छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? किस राइट को, किस अधिकार को डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट? राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो राइट टू फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा राइट है? पहली बात तो जब हम राइट टू फ्रीडम बोलते हैं तो इसका मतलब आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक की बात कर रहे हैं हम। जरा कमेंट में बताएंगे आर्टिकल 19 से 22 हमारे राइट, जो राइट टू फ्रीडम होते हैं, इसमें फोरमोस्ट राइट कौन सा है? जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, सबसे फॉरमोस्ट राइट है, वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम तो होगा नहीं। और इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 है, अनुच्छेद नंबर जो 19 है, ये कितने तरह के, कितने टाइप्स के हमें राइट्स देता है? राइट टू प्रॉपर्टी, ये सही आंसर होगा। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर पड़ा हुआ था। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा के अभी किस पार्ट में था? जब फंडामेंटल राइट में था तो ये पार्ट 3 में था, बिकॉज जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो कहाँ पर दिए हुए हैं? वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। और इसी को ही हम पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, कंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में इसमें राइट्स दिए हुए हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जरा आप बताएंगे। तो पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया जा चुका है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटाया गया है। और अभी किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 12 में है, आर्टिकल नंबर 300A में है। और अभी इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, वो स्टेटस ये है कि ये एक लीगल यानी कि विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जहाँ पे इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो जैसे कि फ्रीडम की बात करते तो 19 से 22, जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में इसके बारे में दिया हुआ है। यानी टोटल कितने राइट्स हो गए? 5 राइट्स हैं इसमें, जिसमें 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 2 चीज़ें हैं इसमें। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है कि भेदभाव नहीं करना है। पब्लिक जो प्लेसेस होती हैं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बाथिंग घाट, आपका जो वेल्स हो गए, इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि किसी को मना कर दिया जाए ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप इन ग्राउंड्स की वजह से यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। 16 की जब हम बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, दैट इज इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में दिया हुआ है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, निष्पक्षता का उन्मूलन। और 18 में दिया हुआ है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। 19 की बात करें तो इसके क्लॉज 1 में
6 तरह के राइट्स दिए हुए हैं जिसको कि हम सामरो से याद रखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, right to form association, right to move freely throughout the territory of India, and right to reside and settle in any part of India, and right to do any profession or occupation। ठीक है, ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई और जी, क्योंकि एफ वाला तो डिलीट हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। और इसका जो क्लॉज 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं इसको लेकर, यानी कि जो आपका आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू 6 राइट्स प्रोवाइडेड है उसके तहत। ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में है, इसको ध्यान रखना। इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हॉल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में तो नहीं लिखा हुआ है चीज़, लेकिन हम बोलते हैं हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, जिसमें कि 25 में क्या दिया हुआ है, एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, 26 को रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस हैं, जो ग्रुप है, उनको अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है राइट। 27 में ये दिया हुआ है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। 28 में दिया हुआ है कि किसी कोई जो हमारा रिलीजियस, जो कोई भी हमारा गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो धार्मिक उपबंध हैं वो नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि कौन से राइट, कौन से आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो गया तो। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड इन डैश लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में इसको रचा गया था वंदे मातरम को, संस्कृत, पाली, उर्दू या फिर हिंदी। तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल सॉन्ग है जिसको हम वंदे मातरम बोलते हैं, इसको संस्कृत लैंग्वेज में पहले लिखा गया था। किसने लिखा था इसको? लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और किस में लिखा था इन्होंने? ठीक है, इन्होंने लिखा था, लेकिन किस में लिखा था? अब इनकी जो नॉवेल थी जिसको हम आनंद मठ के नाम से जानते हैं उसमें लिखा था। और किस पर्टिकुलर डेट को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नेशनल सॉन्ग को अलॉन्ग विद नेशनल एंथम जन गण मन उसको अडॉप्ट किया था? आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, हृदय आत्मा बोला था संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसका यूज़ करके हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और 5 रिट्स को इशू करने की पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो रिट्स होती हैं ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ये जो प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं। और 5 रिट्स में ज़रा बताएंगे कि अगर मान लो कि मैं एक ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ, तो किस तरह की रिट को इशू किया जा सकता है? तो इसको अडॉप्ट किया गया था, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तभी ये नेशनल सॉन्ग और वो नेशनल एंथम बना। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और रिट्स हमारी है 5 तरह की, जिसमें कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपसे पूछा था उसका सही आंसर तो क्योर वारंटो होगा, जिसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी और बाई वॉट वारंट। एंड रिट्स हमने ली हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करें, हाई कोर्ट भी इंडिया में 2 हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो रिट इशू करने का पावर रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। हाई कोर्ट जो है लीगल राइट्स यानी कि विधिक अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स को इशू कर सकता है। ठीक है, अगला है द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर प्रेसिडेंट? तो वी ऑल नो अंडर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 के बीच में दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और उसमें जो आर्टिकल 53 है, 52 तो बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, दैट वुड बी प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 54 में क्या लिखा हुआ है? 54 में लिखा हुआ है 54 और 55, 54। तो इसको हम किस तरह से याद करते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को? तो प्रेम, ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम ऑन टाइम। ठीक है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, ठीक है, सो कम इन टाइम। इस तरह से इसको हम याद करते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, कुछ तो हो गया। ये हो जाएगा आपका 52, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 59। प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो ओके, कम इन टाइम 60, 61 और 62। ठीक है, तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपका इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है पूरा। ठीक है,
कि कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट करता है। जो इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, यानी इलेक्टेड निर्वाचित आपके जो सांसद और विधायक लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपका 55 है, इसमें आपका अगर हम बात करें तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, किस तरह से चुना जाएगा, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल सकरमणि मत की प्रणाली होती है। देन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, प्रेम, अरे क्या मैंने कर दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। या तो आप ऐसा करो, चलो मैं इसी को हटा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन हिस्सा लेगा इलेक्शन में। यहाँ पे मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे टर्म दिया हुआ है कि 5 साल की टर्म होती है इसकी। यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होता है कि एज कितनी नीडेड होती है, तो 35 ईयर्स की, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्यू से क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मतलब, ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या वो क्वालिफाइड है। जैसे कि अगर आपने अभी देखा हो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार और बन चुके हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी है, तो वो कितने टाइम्स भी वो कोई भी इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बार बन चुके हैं, लेकिन अब वो दोबारा बने, अब वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये यूएसए में प्रावधान है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीओ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीओ से है कंडीशन ऑफ सर्विस। क्या है कंडीशन ऑफ सर्विस, ये है कि कोई भी अगर एमपी या फिर एमएलए है सिटिंग, तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अगर चुनाव लड़ना है तो उसको वो जो सीट है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर उसका चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति के तौर पे, तो वो सीट देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। ओ से क्या है, ओथ यानी शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजेआई दिलाते हैं। आई से इम्पीचमेंट है, यानी कि महाभियोग है, यानी कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि इनके रिमूवल के प्रोसीजर को बोलते हैं। किस ग्राउंड पे चलाया जा सकता है, तो इनका ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, एंड दैट इज़ वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अगर उल्लंघन करेंगे तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है। टाइम होता है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, यानी कि जैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल जैसे ही पूरे होने को आएंगे तो उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट को, इनको हम डी ज्यूरे हेड के नाम से जानते हैं। डी ज्यूरे हेड का मतलब होता है कि ये नॉमिनल हेड है, या फिर इन्हीं को ही हम टाइटलर हेड के नाम से जानते हैं। नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड बोलते हैं, यानी कि सिर्फ नाम के हेड हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो इनको हम डी फैक्टो हेड या फिर रियल हेड के नाम से जानते हैं। प्लस इनको किसने, प्राइम मिनिस्टर को ऑफ इंडिया को किसने लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था, हु कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज दी लिंच पिन ऑफ दी गवर्नमेंट। बाकी तो चीफ जस्टिस एज सच तो यहाँ पे कोई, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि पहले कौन थे, सुकुमार सेन हैं, और अभी कौन है, अभी हमारे कौन है, राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। तो क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, लिंच पिन किसने बोला था, तो नेहरू जी ने बोला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेहरू जी कॉल्ड हिम एज दी प्राइम मिनिस्टर एज द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, राइटिंग में मत जाइएगा, बिकॉज पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन पार्टिसिपेट क्या करेगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, टर्म क्या होगा, और क्या वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, येस ही इज़ एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्वालिफिकेशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ सर्विस, ओथ, इम्पीचमेंट, सारी चीज़ें। स्पेस रिसर्च डज नॉट इंक्लूड द डिसिप्लिन, ठीक है, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में अनुशासन डैश शामिल नहीं है, ह्यूमन कल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर अर्थ साइंस। तो स्पेस रिसर्च में आपका ह्यूमन कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेस का तो लेना देना है स्पेस रिसर्च में, लेकिन ह्यूमन कल्चर का कोई लेना देना नहीं है। एफडीआई स्टैंड फॉर, एफडीआई का क्या अर्थ है, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट डेवलपमेंट इंडेक्स, फेडरल डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI स्टैंड्स फॉर दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये चीज़ मैंने आपको तब बताई होगी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ाया होगा। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इसमें 2 हेड्स होते हैं, एक तो होता है आपका करंट अकाउंट होता है, और एक कैपिटल अकाउंट होता है ना, करंट और कैपिटल। तो जो करंट अकाउंट होता है, इसमें आता है आपका ट्रेड, किसका ट्रेड, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको विजिबल्स एंड इनविजिबल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों,
ठीक है, क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या इस चीज़ को आप देख सकते हो? बोलोगे हाँ सर देख सकते हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं। नहीं, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ उसको आप नहीं देख सकते हो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख रहे हो। ठीक है, लेकिन सामान को आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो इनको टैंजिबल भी बोलते हैं और इनको इनटैंजिबल भी बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रेड होता है उसको हम करेंट अकाउंट में रखते हैं। प्लस रेमिटेंसेज भी इसी में आते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? जो फॉरेन में लोग रह रहे हैं इंडिया के, वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं कमा कमा के, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी दूसरे देश के लोग किसी और देश में रहते हैं तो वो भी रेमिटेंस ही भेजते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और इंडिया नंबर 1 पे आता है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूएसए से आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है रेमिटेंस रिसीव करने के मामले में। कैपिटल में आता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो निवेश होता है। निवेश कैसा? जैसे विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरह के निवेश होते हैं, एक एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर एफआईआई के नाम से भी जानते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट लोन वगैरह लेना देना होता है वो सब कैपिटल अकाउंट में ही जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। और जब भी हमारे इंपोर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो क्या होता है? हमें देखने को मिलता है ट्रेड डेफिसिट, यानी घाटा देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस कमेंट में आप एक चीज़ को बताइए कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपी, उसको अगर डिप्रिशिएट करवा दूं या फिर उसका डिप्रिसिएशन हो जाए, तो इस केस में किसको बेनिफिट होगा? इंपोर्टर को होगा या एक्सपोर्टर को होगा? नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। साइंस में मिश्रण का क्या गुण नहीं है? स्टेटमेंट्स आपके सामने, पढ़िए जरा और आंसर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू घट रही है। जैसे $1 में मान लेते हैं कि आज 80 रुपये है। ठीक है, तो अगर कल को ये 90 रुपये हो जाए और 100 रुपये हो जाए तो इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो इस केस में एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया, तो इसलिए उसको $1 में ज़्यादा इंडियन करेंसी जो है भी मिलने वाली है। ठीक है, अगर अपने आप मार्केट फ्लो की वजह से होता है तो डेप्रिसिएशन कहलाता है, और अगर गवर्नमेंट अपने आप से जानबूझकर करती है तो इसको डीवैल्यूएशन बोला जाता है। ठीक है, साइंस में मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, the constituents of mixture retain their properties. Okay, it has fixed melting and boiling point. They do not have. ठीक है, ये तो सही है। It can be separated by physical method. Yes. Its composition is fixed. No. तो यहाँ पे दो गलत हैं, दो सही हैं। ठीक है, दो गलत हैं, दो सही हैं कि कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड में बात करूं, जैसे वो वाटर हो गया, कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, तो जैसे इसका जो कॉम्पोजिशन है फिक्स रहेगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स 1 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेगा, चाहे आप ये वाटर कहीं का भी लें। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लेवॉइजर ने ये पर्टिकुलर लॉ को दिया था कि भाई फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। तो NaCl हो गया तो Na2Cl3 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है कंपाउंड्स का। मिक्सचर का एज सच कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, और ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, ये भी बात सही है, बट फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। और ध्यान रखना जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँ तो नैरो होता है। नैरो इन दी सेंस कि इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने इनको गर्म किया तो मेल्ट हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा और इनको तुमने टेम्परेचर दिया बॉयल भी हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, ये होता है। बी और डी दोनों होगा क्या सर जी? अब यहाँ पे दोनों ही होगा, फिर नॉन प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर पूछा है। अब एक्चुअल में है तो रेलवे का क्वेश्चन, लेकिन अब क्या माना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि इसको चैलेंज किया गया हो, लेकिन जो है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी क्लियरली। ठीक है, हम केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, हम केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका नाम है इज़ मैटर प्योर। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो पहली बात तो ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम और मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मिक्सचर, और इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमारी दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे कंपाउंड तो अभी मैंने बताया कि फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, इसको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जो किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने दिया था। आई थिंक लेवॉइजियर बोल दिया था क्या अभी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेवॉइजियर ने आपको इसमें दिया था क्या, जो आपका कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है कि केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड होता है। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? तो एलिमेंट और कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है? जब दोनों मिल जाएंगे तो H2O बनाते हैं, ये कंपाउंड है। ठीक है, इनको जो है फिजिकल मेथड से, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं फिजिकल मेथड से
सेपरेट यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर्स को कर सकते हैं। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? होमोजेनस एक तो मिक्सचर होता है जिसको सजातीय बोलते हैं, और एक हीट्रोजेनस होता है जिसको विजातीय बोलते हैं। जो होमोजेनस होता है उसमें ये होता है कि जो पार्टिकल साइज़ होता है वो लेस देन अ नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। हीट्रोजेनस में अगर बात करेंगे तो 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है। होमोजेनस जो होता है इनको हम सोल्यूशन के नाम से जानते हैं इन मिक्सचर्स को, और इनको सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, यानी कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे अगर इनसे लाइट को गुजारा जाएगा, लेकिन ये करेंगे। ठीक है, इनके बीच के होते हैं जिनको हम कोलाइडल विलयन यानी कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। ये लाइट को स्कैटर करते हैं और इसीलिए इनको हीट्रोजेनस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में इनके पार्टिकल का साइज़ होता है। होमोजेनस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, आपका स्टेबल मिक्सचर होता है, इसको हम अनस्टेबल मिक्सचर के नाम से जानते हैं। होमोजेनस में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लेमनेड हो गया, कोक हो गया, ये सब आपके होमोजेनस में आएंगे, जहाँ पर आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी चीज़ें हैं उनको आप क्लियरली नेकेड आई से नहीं देख सकते होमोजेनस में। हीट्रोजेनस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के वन शॉट में कि किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट यानी कि अलग किया जाता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि एसीटोन और वाटर को कैसे अलग करेंगे, एसीटोन और वाटर को कैसे अलग करेंगे, एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ डाई को कैसे अलग करेंगे, डिफरेंट कलर्स ऑफ डाई को कैसे अलग करेंगे, और जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे। द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, भारतीय रेलवे बोर्ड जो अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1905, 1890, 1937 यानी 1937, या फिर 1966। तो यहाँ पे सही आंसर पहले तो इसको देख लेते हैं। एसीटोन और वाटर को अलग करेंगे हम जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उससे। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे डिस्टिलेशन से, इसको हम अलग करेंगे क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, अब कुछ लोगों को हो सकता है कि डाई सुनते ही इवेपोरेशन याद आया हो। देखिए डिफरेंट जब कलर की बात आती है तो क्रोमेटोग्राफी, कलर का मतलब मैंने आपको क्रोमा बताया था, जब हम डाई को अलग करते हैं इंक से, जब मैं ये लिख दूँ डाई फ्रॉम इंक, इंक क्या होती है? इंक एक मिक्सचर होता है जहाँ पे डाई होती है और वो पानी में डली होती है। तो जब इसको हम इवेपोरेशन करवा देते हैं, वाष्पीकरण, तो क्या होता है जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ डाई बचती है। तो डाई डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, तो क्रोमेटोग्राफी से उसको अलग कर लेते हैं। एयर के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या अंतर होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं किसी मिक्सचर के, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 25 केल्विन से कम का होता है। ज़्यादा का होता है तो आप आराम से डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया था। जैसे हम वाटर और ऑयल को अलग करते हैं तो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। अगर हमारे मिक्सचर में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि सबलाइम नेचर का होता है, यानी कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे नैप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, तो उस केस में हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापतन का यूज़ करते हैं। सही आंसर होगा, ये उसी साल बना था जिस साल हमारे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास एक क्या है? एसएचजी है, कमर्शियल बैंक है, एसएमई है, या फिर सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है? तो नाबार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये बना कब था? पहली बात तो नाबार्ड बना है 12 जुलाई 1982 में। 1981 का एक्ट है, अधिनियम है, उसके थ्रू बना है। अब क्योंकि एक्ट के थ्रू बना है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। हमें पता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और अगर वो एक्ट के थ्रू बनी है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये बनी है बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बी शिवरमन जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन पे बनी है, और ये एक तरह का एसएचजी नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन था? सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। ये कब बना था? कमर्शियल बैंक नहीं होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई भी नहीं है, ये एक सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। तो किसी को सुपरवाइज करता होगा, किसको करता है? रीजनल रूरल बैंक को करता है, आरआरबीज को करता है, जिनको ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक जो है हमारा सबसे प्रथम ही ग्रामीण बैंक था, यानी कि सबसे पहला जो है ये ग्रामीण बैंक था जिसका नाम ही प्रथम था। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक, ये जो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसको सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1975। ध्यान रखिएगा, वैसे तो 1974 में इस्टेब्लिश ये जो है जो आरआरबीज़ हैं वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं। आरआरबी का जो एक्ट है वो 1975 में आया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे सेवा, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन है ये बनता है आपका 1972 में, और ये एक तरह का एसएचजी है। अच्छा, अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड ने एक
एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया था, एसएचजी बैंक लिंकेज, जहाँ पर इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंकेज करवाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया था? तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ध्यान रखना, ये 1992 में स्टार्ट किया था, 1992 में इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। सॉरी 1992 में इसको लॉन्च किया था, 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। क्यों ये प्रोग्राम लाया गया था? जहाँ पर बैंक को एसएचजी से लिंक किया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरआरबीज़ को ये सुपरवाइज करता है। आरआरबीज़ की अगर बात करें रीजनल रूरल बैंक की, तो इनका जो ओनरशिप होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ध्यान रखना ओनरशिप कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि इसमें जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो 15% रखती है, 35% रखती है एक स्पॉन्सर बैंक, कोई भी, जैसे एसबीआई ने स्पॉन्सर कर दिया, पीएनबी ने स्पॉन्सर कर दिया, एचडीएफसी ने, जिसने भी, तो 30-40 कितना हो गया, 50, और जो बाकी का 50 है वो किसके पास जाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारा सेवा है वो एक तरह का क्या, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इसमें 10 से 20 मेंबर्स की जो है क्या होती है, इसमें लिमिट होती है। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे एसएचजी होते हैं ये आपके एक तरह के एमएफआई होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, और हम किसको बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये कैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं? जो छोटा छोटा लोन देते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं कुछ छोटे मोटे काम, उनको धंधे इस्टेब्लिश करने में। तो फादर हम बोलते हैं मोहम्मद यूनिस को, जिसने कि बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया था, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। और ये अभी करंट में जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसका हेड भी है मोहम्मद यूनिस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और इंडिया में सेवा था पहला। लाला लाजपत राय कहाँ से हेल करते हैं, मतलब लाला लाजपत राय कहाँ से थे? यूपी से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, या फिर वेस्ट बंगाल से? तो लाला लाजपत राय की अगर बात करेंगे तो ये थे आपके पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो लाल बाल पाल ट्रायो में से एक में थे ये। और इनकी अगर बात करें तो जो साइमन कमीशन के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनमें ही इनकी डेथ हुई थी। साइमन जो कमीशन के जो प्रोटेस्ट थे उनमें इनकी डेथ हुई थी। आपको पता है जो साइमन कमीशन है वो इंडिया कब आया था? 1928 में आया था, दैट इज़ 1928 में आया था। और 1928 में जब ये आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, क्योंकि ये साइमन जो था ये 7 मेंबर्ड कमीशन था, 7 लोग थे, एंड ऑल वाइट कमीशन था, यानी कि कोई इंडियन नहीं था इसमें, इसलिए इसका इतना विरोध हुआ था। तो इसी विरोध के चलते ही लाठीचार्ज से इनकी डेथ होती है। तो उसी का बदला लेते हैं हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, क्योंकि इनको अपना आइडियल मानते थे, ठीक है। तो इसलिए जब उनकी डेथ हो जाती है, किसने डेथ करी थी? जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज से हत्या करी थी, लेकिन गलती से उन लोगों ने सॉन्डर्स को मार दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको फिर फांसी भी हुई थी, हमें पता है। अब भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम था अजीत सिंह, उनका नाम ध्यान रखना, उन्होंने अंजुआने मौसबाने वतन करके एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था। प्लस भगत सिंह की अगर बात करेंगे तो उन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी 1926 में, 1926 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज़ अकबर सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज। अकबर की सरकार की सीट कहाँ पे थी? इलाहाबाद में थी, लखनऊ में थी, दिल्ली में, या फिर आगरा में? ठीक है, तो आप इलाहाबाद लखनऊ तो आई थिंक आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा आगरा, आगरा इसकी सीट थी, ठीक है। और अकबर की अगर बात करेंगे तो अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? अकबर का ओरिजिनल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर थ्रोन पे कहाँ पर बैठा था और कब बैठा था? ध्यान रखना, अभी रिसेंटली एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखना पंजाब में हुआ था, ठीक है। अकबर का जो कोरोनेशन है ये कहाँ पे हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ईयर था आपका 1556, 1556 में, जब अकबर 13 साल का था और उसका कोरोनेशन हुआ था, ताजपोशी हुई। तो इसी साल लड़ा गया था आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर की फोर्सेस, जिसको लीड कर रहा था कौन? बैरम खान लीड कर रहा था, और हेमचंद्र विक्रमादित्य दूसरी साइड था। तो यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की एक तरह से विक्ट्री होती है। आगरा की अगर बात करेंगे तो इसको स्टैब्लिश किसने किया था? तो आगरा को स्टैब्लिश करने वाला जो था वो सिकंदर लोदी था, ठीक है, जिसने कि 1504 में आगरा सिटी को पूरी तरह से स्टैब्लिश किया था। इसी के पास ही फतेहपुर सीकरी नाम की जो सिटी है उसको स्टैब्लिश करने का काम किसने किया था? जिसको सिटी ऑफ विक्ट्री नाम दिया गया था, फतेहपुर सीकरी, इसको स्टैब्लिश करने का काम अकबर ने किया था। इन द ईयर 1571 में काम शुरू करवाया था। 1575 में 1575 में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा
किसने? अकबर ने। क्यों बनवाया था ज़रा बताएंगे कमेंट में। कहाँ पर उसको विक्ट्री मिली थी जिसकी वजह से इसको बुलंद दरवाजे को बनाया गया था? तो इसको विक्ट्री मिली थी कहाँ पे? जो गुजरात में इसको विक्ट्री मिली थी उस वजह से, ठीक है। और अकबर के जो कोर्ट है उसमें नवरत्न थे, जिसमें कि टोडरमल कौन थे? ज़रा बताएंगे टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था? जब्ती या फिर दासाला सिस्टम। जब्ती बोलते हैं या फिर दासाला सिस्टम बोलते हैं इसको। अकबर ने, अच्छा अगर पूछ ले, अकबर ने किसके एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर होकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था? और किसने किसने जो है अकबरनामा लिखी? हु रोड दी अकबरनामा? तो जब्ती और 10 साला सिस्टम जो है ये लाया था टोडरमल, जिसके तहत 10 साल के लिए लैंड का जो है वो डिटरमाइन कर दिया जाता था कि वो किस कैटेगरी में आएगी। देखो, पोलाज होती थी, एक परौती होती थी, एक चाचर होती थी और एक बंजर होती थी, ठीक है। चाचर और बंजर। पोलाज वो पार्ट ऑफ लैंड होती थी जो कि सबसे फर्टाइल होती थी, एरेबल लैंड होती थी। परौती जिसको कि 2 से 3 साल के लिए या फिर 1 से 2 साल के लिए फैलो यानी खाली छोड़ा जाता है। चाचर जिसको 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। और बंजर वो जो जिस पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है। तो ये सिस्टम लेके आया था टोडरमल, जहाँ पर लैंड को इस तरह से डिवाइड किया गया था। अकबरनामा की अगर हम बात करेंगे तो इसको लिखा था किसने? अबुल फजल ने लिखा था। एंड यू शुड नो दिस, क्या कि अकबरनामा टोटल 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड थी, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, टोटल 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड थी, जिसमें कि पहले में लिखा हुआ था अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में यानी कि पूर्वज के बारे में। दूसरे में लिखा हुआ था अकबर के रेन के बारे में, ठीक है। और फिर तीसरे में अगर बात करें जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एन अकबरी, ठीक है। जो अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं क्या? एन अकबरी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं। डैश स्पीशीज़ और नॉट इन दी आयुसीएन। और यहाँ पे जो मैंने पूछा था किसके उससे एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड था जो हमारा अकबर था, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी शेर शाह सूरी, ठीक है। ठीक है, एंसेस्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन, यस, सही है सभी का। चलो, तो शेर शाह सूरी के उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन से ही इंस्पायर हुआ था कौन? अकबर। डैश स्पीशीज़ आर नॉट इन द आयुसीएन क्लासिफाइड ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। डैश प्रजातियाँ संकटग्रस्त प्रजातियों में आयुसीएन वर्गीकरण में नहीं है। हार्मफुल, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड। तो ध्यान रखेंगे जो आयुसीएन है दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जल्दी से बताएंगे? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने जो है टोटल 9 कैटेगरीज़ में सबको डिवाइड कर रखा है, यानी जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो, ठीक है। तो ये 9 कैटेगरीज हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न्ड, डेटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हार्मफुल करके तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1905, 15, 10 या फिर 20? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी, ठीक है, ये कब लौटे थे? ये 1915 में। और वो कौन सी डेट थी? 9 जनवरी थी, जिस दिन हम NRI डे दैट इज़ प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए, ठीक है। और जब गांधी जी वापस लौटते हैं इंडिया में, तो अपने जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी एडवाइस पे वो कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं पहले। देन वो 1917 में एक राजकुमार शुक्ला करके हुए उनके इनविटेशन पे वो चंपारण जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंपारण में जो बिहार में जगह पड़ती है, यहाँ के जो किसान हैं वो तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे। तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पर इनको फोर्स किया जा रहा था जबरन की 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे आपको नील यानी इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। तो वो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, 1917 में। इसके बाद बैक टू बैक 1918 में ही इन्होंने क्या किए? एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह,
तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि गांधी जी कब लौटे और उन्होंने कौन कौन सी सारी चीज़ें करी। देन 1919 में उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। देन 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के से जेल चले गए। 1924 में कांग्रेस का एकमात्र सेशन जो बेलगांव में हुआ था उसको प्रेसाइड किया था, ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाई गांधी जी। देन 1930 में उन्होंने मेजर काम किया था, सीडीएम ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, 7 अवज्ञा आंदोलन। 1931 में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 3 में से जिसमें कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1932 में उनके और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। और 1940 में अगर बात करें 1940 में तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करते हैं, डू और डाई करो या मरो का नारा देते हैं। और उसके बाद ऐसा मेजर इनकी कोई हमें ऑब्जर्वेंस बाद में देखने को नहीं मिलती हिस्ट्री में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर। ये क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनीवोर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं। ओमनीवोर कौन होते हैं? ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल डाइट भी डाइट को कंज्यूम करते हैं, जैसे भी ह्यूमंस। हम इंसान भी तो खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, मतलब जो जैसे पालक खा रहे हो तो ठीक है प्लांट है, चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो एनिमल है, ठीक है। तो हम वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेज भी हैं। तो जैसे एग्जांपल हो गया ह्यूमंस हो गए, रैट हो गए, आंट भी हैं, बियर भी हैं, बट स्नेक नहीं है। स्नेक पूरी तरह से कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब होता है जो पूरी तरह से उसी में यानी कि फ्लैश ही खाते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हो गया कौन, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब कार्निवोर में आएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हर्बीवोर में जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं जैसे हमारी गाय हो गई, डियर हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। हमारा जो गिलहरी हो गई जिसको स्क्वेरल बोलते हैं वो सब। 17th, डैश कैन नॉट बी करेक्टेड विद स्पेक्टेकल्स। डैश को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट या फिर मायोपिया, किसको सही नहीं किया जा सकता है? स्पेक्टेकल्स है। तो ये हमारी आई है, ह्यूमन आई है, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कॉर्निया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पे रिफ्रैक्शन होता है लाइट के सबसे पहले। और कॉर्निया को ही आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट किया जाता है, ठीक है। कॉर्निया ही जो है आपका डोनेट होता है आई डोनेशन के टाइम पे। देन आपको देखने को मिलेगा पीपल, ठीक है, पुतली जिसको बोलते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू दी आई को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी आई में उसको। आइरिस की जब हम बात करते हैं तो ये पीपल को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि पीपल कितना डायलेट होगा कितना नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही एक डार्क प्लेस में हैं तो वहाँ पर जो पीपल है डार्क प्लेस में वो काफ़ी डायलेटेड होता है, खुला हुआ होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करे। और जो आइरिस होता है, ये जो हमारी आई का कलर होता है उसको भी डिटरमाइन भी ये करने का काम करता है। और इसी को ही हम बोलते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ हमारा मस्कुलर डायफ्रैग्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, कभी इस तरह से आपसे पूछे तो, ठीक है। यहाँ पर आपको लेंस दिखेगा जो लाइट का क्या कराता है, लाइट को फोकस करवाने का काम करता है। कहाँ पर? रेटिना में इसको फोकस करवाने का काम करता है। यहाँ पर आपको सीलरी बॉडी या सीलरी मसल्स देखने को मिलेंगी जो लेंस है उसके साइज़ को, उसके शेप को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसको रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि तभी आपको इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा प्रॉपर, तभी दिखेगी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको। अगर पहले ही इसको ऑब्जेक्ट को फोकस कर दिया, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं मायोपिया। ऐसे लोगों को पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, और इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और अगर बाद में हो रहा है, ठीक है, बाद में अगर मान लो कि दूर पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है लाइट का फोकस, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं? तो मायोपिया को अगर हमें सही करना होता है तो हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। और अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया को सही करना होता है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिजीज़ होता है जहाँ पर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया काइंड ऑफ दोनों होता है, पास का और दूर का दोनों का प्रॉब्लम होता है। और ये तब होता है जब लेंस का शेप चेंज हो गया हो, इस वजह से तो प्रेस बायोपिया होता है। और ऐसे केस में जो लोगों के जो चश्मे होते हैं उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स पार्ट दोनों होता है। ये कॉन्वेक्स होता है और ये ऊपर वाला कॉनकेव होता है। जो कैटरेक्ट है, जो मोतियाबिंद है, उसमें क्या होता है, जो लेंस है, जो क्रिस्टलिन लेंस है, उसमें आपकी एक कोई परत या फिर झिल्ली चढ़ गई है, तो उसको हम स्पेक्टेकल से सही नहीं कर सकते, उसको उसके लिए सर्जरी होती है और सर्जरी से वो सही हो जाता है। ठीक है। ग्लोकोमा और ट्रैकोमा भी मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या कौन सी बीमारी होती है आँख में, ग्लोकोमा और ट्रैकोमा, और कौन सा डॉक्टर आँखों का डॉक्टर कहलाता है, ज़रा बताइए। तो ये तब होता है ग्लोकोमा और ट्रैकोमा जब हमारे आई का फ्लूइड का प्रेशर बहुत बढ़ जाए, आई के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर जब बढ़ जाता है, तो ये जो नर्व्स देख रहे हैं आप, ऑप्टिक नर्व्स, ये डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सिग्नल नहीं भेज पाती हैं ब्रेन तक और हमें दिखता नहीं है। ये कैसे सही हो सकता है? ये कभी सही नहीं हो सकता है। जितना विजन चला गया ग्लोकोमा ट्रैकोमा की वजह से, तो वो वापस नहीं आ सकता है। अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, और आँखों के डॉक्टर को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसी बात पे जो है सभी लोग एक डीप ब्रीथ ले लेंगे, सो दैट आपकी आईज़ को जो है ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा मिलता रहे, और आँखों को ब्लिंक कर लेंगे, थोड़ा सा दूर देख लेंगे। ठीक है। बोला जाता है कि 20 मिनट बाद आपको 20 फुट दूर देखना चाहिए, सो दैट आपकी आईज़ का जो लेंस है वो प्रॉपरली खुद को एडजस्ट करता रहे। क्यों? कि मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में कुछ हमारा जो लेंस है उसका पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसा राउंडेड हो जाता है, जिसके वजह से पहले ही फोकस कर रहा है वो। हाइपरमेट्रो में थोड़ा सा थिन हो जाता है, जिसकी वजह से दूर में फोकस कर रहा है। तो इसलिए वो प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसलिए हमें आइस को ब्लिंक करते रहना चाहिए बीच बीच में, एंड दूर देखते रहना चाहिए बीच बीच में। अगले क्वेश्चन का ये रहा आपका, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज QIM 1942 होगा, तो भैया हमने क्या लिख दिया, अरे सॉरी 1942। ठीक है। 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और ठीक है, डू और डाई करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है। और किस पर्टिकुलर सेशन में कांग्रेस को का कौन सा सेशन हुआ था जहां पर इसको रैटिफाई किया गया? तो ध्यान रखना, जो ग्वालिका टैंक में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें रैटिफाई किया गया था, मंजूरी दी गई थी किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? To maintain mineral composition in bacterial cell, to help plant cell for multiplication, to help cell division in animal cell, to maintain rigidity in plant cell। सेंट्रियोल क्या होते हैं? तो सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है ना, तो सेंट्रोसोम बना होता है इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये जो आपको दिख रहा है इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं उस जगह को सेंट्रोसोम बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है। ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल, 9+0 या फिर 9+2 के कॉम्बिनेशन में ये जुड़ते हैं, यानी कि जैसे 9 इधर हो गए, 2 बीच में हो गए, 9 इधर हो गए, और ये हो सकता है कि बीच में एक भी ना हो। जैसे यहाँ पे जो दोनों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बीच में आपको एक भी नहीं दिख रहा है, तो 9+0 का कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये सेंट्रियोल कॉम्बिनेशन दिखता है, और ये हमें हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। सेल डिवीजन की जब बात करते हैं तो कितने टाइप्स का होता है, ज़रा बताएंगे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है? टू मेंटेन मिनरल कॉम्पोजिशन बैक्टीरियल सेल गलत है। बैक्टीरियल सेल की अगर बात करेंगे तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है। टू हेल्प प्लांट सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं होगा। टू मेंटेन रिजिडिटी इन प्लांट सेल, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो टाइप्स की अगर बात करेंगे तो 2 टाइप्स के आपके सेल डिवीजन होते हैं, कोशिका विभाजन होता है। एक को बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं मेयोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। जो माइटोसिस होता है इसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। मेयोसिस में अगर बात करेंगे तो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर में सेल्स में पहले कन्वर्ट होगी, ये फर्दर 2 में होती है, यानी कि एक पेरेंट सेल टोटल 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। यानी कि यहाँ पर आपका हैप्लॉइड डॉटर सेल देखने को मिलता है,
और यहाँ पर आपका डाइप्लॉइड देखने को मिलता है माइटोसिस में। जो एक सेल साइकिल होती है, तो सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो सेल साइकिल में क्या कौन कौन से फेजेस आते हैं? सबसे पहले तो G1 फेज आता है, ग्रोथ फेज आता है। देन आपका S फेज आता है जिसको डीएनए जहाँ पे सिंथेसाइज होता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देन आता है आपका G2 फेज जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। एंड देन M फेज आता है जो कि माइटोसिस, यानी कि यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाता है। तो ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, एंड है द माइटोसिस एक्चुअल टेक प्लेस। ठीक है, चलो मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, एंड दैट इज़ कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जो क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड्स। यही जब सेल डिवाइड होता है, सेल का डिवीजन होता है, तो ये एंटैंगल होके क्रोमोजोम बन जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ना। और ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदाविका जालिका, जिसको हमारी जो सेल होती है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करती है। इसमें डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये राइबोसोम है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन देखने को मिलता है। बैक्टीरियल सेल हमारी कैसी नेचर की होती है? तो ये जो है प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में राइबोसोम कॉमन होता है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? जॉर्ज ई पैलेड ने इसकी डिस्कवरी करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को परिवर्तन यानी कन्वर्ट नहीं करता है? सोलर पैनल, स्टीम इंजन, प्लेन ग्लास या फिर इलेक्ट्रिक आयरन? तो जो सोलर पैनल है ये सोलर एनर्जी को, ठीक है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं जो हीट एनर्जी, सन की जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन किस में कन्वर्ट करता है? तो स्टीम एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। प्लेन ग्लास थोड़ी ना कुछ करता है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे डायनमो किसको किस में कन्वर्ट करता है? ठीक है, और लाउड स्पीकर किसको किस में करता है? और बस यही बता दो। और मोटर किसको किस में करता है भी बता दो। मोटर। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल एंड द स्टेट इन विच इट इज़ लोकेटेड। तो टेम्पल और उसका जो स्टेट लिखा हुआ है इसमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डायनमो किस में कन्वर्ट करता है? तो ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। यही सेम काम कौन करता है? जनरेटर करता है हमारा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करने का काम। लाउड स्पीकर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। इसका जस्ट उल्टा ये कौन करता है? और मोटर की अगर बात करेंगे तो डायनमो का उल्टा करता है ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टेम्पल एंड इन विच इट इज़ लोकेटेड। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो उत्तराखंड में नहीं है, वो आपको पता है उज्जैन में है। उज्जैन किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, जरा बताएंगे? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नहीं, ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। कामाख्या जो टेम्पल है, कामाख्या देवी मंदिर, वो असम में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में है। और जगन्नाथ जो मंदिर है वो वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल, वो भी। ठीक है, उज्जैन की बात करेंगे तो ये शिप्रा जो नदी है हमारी, जिसको कि हम शिप्रा ना लिख के इस तरह से क्षिप्रा लिखते हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। चंबल की ये सहायक नदी है। ठीक है, कौन? शिप्रा। ऑलराइट, जो शिप्रा है इट इज़ दी ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है चंबल की अगर हम बात करेंगे तो? चंबल की आपकी जो काली पार्वती है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखिएगा। और चंबल खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, चंबल खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंबल किस लिए जानी जाती है? चंबल जानी जाती है अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए।
बैड लैंड टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? ये क्या करती है, ये रेवाइंस क्रिएट कर देती है। रेवाइंस का मतलब है कि ये गली इरोजन परफॉर्म करती है, ठीक है, रेवाइंस क्रिएट कर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ लैंड है तो ऐसे गली इरोजन करके उसको अनफिट फॉर कल्टीवेशन कर देती है, जिसको हम बैड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। चंबल निकलती कहाँ से? चंबल निकलती है मऊ प्लेट्यू से, जो मऊ प्लेट्यू वहाँ से चंबल निकलती है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। Which article of the Indian Constitution lays the condition that the president once elected shall not be a member of the either house of the parliament or the state legislature? इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस। जो अभी मैंने आपको प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है सो कम ऑन टाइम, वो पूरा मैंने आपको लिखवाया था। तो उसमें 79 आर्टिकल तो दूर दूर तक प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। ये किसकी बात करता है आर्टिकल 79? ये पार्लियामेंट की बात करता है, पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन की। जो हमारी संसद है उसमें कौन कौन आएगा। तो संसद में कौन कौन आता है? संसद में एक तो हमारी लोकसभा आएगी, हमारी राज्यसभा आएगी, और हमारा प्रेसिडेंट यानी कि देश का राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। तो ये लोकसभा, ये पूरा पार्लियामेंट है। इसमें राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है, ठीक है। तो 80 वाला भी हो गया हमारा। 62 में क्या दिया हुआ है? तो 62 में अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम ऑन टाइम, टाइम था, ठीक है, कम इन टाइम। तो टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर, ये आपका सी का मतलब या फिर सीओ का मतलब कंडीशन ऑफ सर्विस था। तो आर्टिकल 59 वुड बी दी करेक्ट आंसर। वो पहले मैं पूरा आपको ट्रिक बता चुका हूँ कैसे क्या है, ठीक है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे यहाँ पर चुनाव होता है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, कि जो पहले जीत गया, ठीक है, क्रॉस कर लिया लाइन को, तो वो जीत डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। लोग क्योंकि डायरेक्टली वोट करते हैं। यहाँ पे वोट, यहाँ पर आपको चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का 25 साल की मिनिमम एज चाहिए होती है, राज्यसभा में 30 साल चाहिए होती है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ एल्डर बोलते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, इसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो सेशन है, जो हाउस है राज्यसभा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। इसके हर 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, और इसी चीज़ को हम, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके हर एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है, 6 साल का होता है। तो राज्यसभा को इसलिए हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। 22. If a political party is treated as a recognized political party in dash or more states, it shall be known as a national party throughout the whole of India. तो कितने स्टेट्स में अगर इसको हम पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो इसको हम नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देते हैं। तो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। तो क्यों मिला? क्योंकि वो 4 स्टेट में एटलीस्ट जो है स्टेट पार्टी का दर्जा लेके बैठी हुई है। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। तो इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने यार वो लगाया तो था, कहाँ गया भाई वो यार? एक सेकंड रुको, अब इनको चार्जिंग में लगाएं पहले। भाई मैंने लगाया तो था, एक सेकंड रुकना ज़रा। भाई तो धोखा हो गया मेरे साथ, यहाँ पे लग गया क्या? ओके, अच्छा 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 अच्छा। वही मैं सोचूं एक्चुअल में है क्या ना। ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है और दोनों यहाँ के रेलवे के PYQs ही हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया था उसके, उसमें मैंने लगा दिया था, कोई नहीं, उसको देख लेंगे हम आगे, ठीक है। तो अभी देख लो, ठीक है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड in 4 or more state as a state party if its candidate polled for at least 6% of total valid votes, ठीक है, in any 4 or more states if it has won at least 2% of the total seats in the लोक सभा। जैसे कि लोकसभा में अभी हमारे चुनाव हुए थे 543 सीट्स के लिए, 543 के लिए, तो उसमें से 2% निकाल लीजिए। अगर इतनी सीट जो है जीत के निकाल रहा है तो आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। इंडिया में भी कितनी नेशनल पार्टी? 6 नेशनल पार्टी हैं, जिसमें कि हमारी अभी लेटेस्ट जो बनी है वो आम आदमी पार्टी है। World Heritage Site having the architectural work of Le Corbusier is located in। ले कॉर्बुजियर के वास्तुशिल्प कार्य वाला विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर स्थित है? कोची, चंडीगढ़, गोवा या फिर पुडुचेरी। तो ये है आपका वो आर्किटेक्चरल वर्क, ठीक है, ले कॉर्बुजियर ने जिसको डिज़ाइन किया था, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following states does not have the Indian elephant as its state animal? निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु भारतीय हाथी नहीं है? असम, कर्नाटक, केरल या फिर झारखंड। तो ये झारखंड का भी है, केरल का भी है, कर्नाटक का भी है, बट असम का नहीं है। असम का कौन है? तो असम का है वन हॉर्न्ड राइनो,
यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, असम के किस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, तो इट इज़ आर काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में ही हमें मानस देखने को मिलेगा, असम में ही हमें ओरंग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, असम में ही हमें डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में बात करेंगे तो कर्नाटक में है हमारा कौन, बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल। ध्यान रखना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बाइसन, जिसको कि भैंसा बोलते हैं। ठीक है, भैंसा यहाँ पे देखने को मिलता है नेशनल पार्क में। तो बांदीपुर, बनरघट्टा और नागरहोल ध्यान रखना। और यहीं पे मैंने आपको बताया था भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केरल में अगर बात करेंगे तो पेरियार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और झारखंड में बेटला नेशनल पार्क हो जाएगा, जो आपको याद होना चाहिए, बेटला। ठीक, नॉट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी पर्यावरण की समस्या ही नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, ये क्या होता है, तो आपने सुना होगा जीएम क्रॉप्स कहीं कहलाई जाती हैं, जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी ब्रिंजल, ये सब क्या होता है, इनकी सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है सो दैट कि उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आए, और बहुत सारे अदर फैक्टर के लिए भी, कि पेस्टिसाइड ना लगे, इन सब चीज़ों के लिए भी। कई बार तो अच्छा होता है कि ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, पेस्ट नहीं लगेंगे, लेकिन कई बार बेकार होता है, जो उनका ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खो जाता है। तो क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, हाँ हो सकता है एक तरह से। एफॉरेस्टेशन ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थोड़ी ना, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है, पर्यावरण तो खुश होगा एफॉरेस्टेशन से, अगर आप फॉरेस्ट लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन गलत चीज़ है। एसिड रेन, अच्छा बताइए कि अगर किस रेन का पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, और एसिड रेन क्या होती है, वो रेन जिसमें कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले होते हैं, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। जब किसी पर्टिकुलर बारिश का रेनफॉल का 5.6 से पीएच वैल्यू कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इसको हिंदी में बोलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो यू शुड नो कि 22 ऑफ मई को बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट होता है। 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। 26 स्पीड्स ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर आर नोन एज, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है, सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक। तो जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है, ठीक है, जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है, ऑडिबल रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इससे मतलब अंडर का जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे का उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इससे ऊपर का उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और सुपरसोनिक वो होता है जिसका स्पीड जो होता है ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, विच इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा होता है, इसी को ही हम 1 मैक बोलते हैं। तो 1 मैक से स्पीड जब ज़्यादा होती है तो उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। आपने सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो वो मैक नंबर पे डिटरमाइन होता है कि सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, क्या है। ठीक है, 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर हमें पता है तो शायद हम ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। तो जब मैंने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया होगा, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, जब एक कॉपर की कॉयल ले लो और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स ले लो। n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि 15-20 इस तरह से। ठीक है, मतलब एक टर्न की नहीं, कुछ उसमें मल्टीपल टर्न्स होने चाहिए। और इसमें जब हम करंट गुजारेंगे तो हमें पता है कि इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से होता है, वो ऐसे है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन पूछ लेता है कभी कभी, तो पूछेगा कि सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा तो होगी इसके इंटीरियर में, सबसे अंदर। और वो किस नेचर की होगी, वो यूनिफॉर्म नेचर की होगी। दैट मीन्स कि वो वहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, वो सेम ही वैल्यू निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाल देंगे। क्या डालेंगे, सॉफ्ट आयरन रॉड डाल देंगे, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि इसको भी क्या मिलने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगी, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। और ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं कि जब तक उनमें करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो ठीक है, करंट हटाया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गई उनकी। इट स्ट्रेंथ वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, ओके। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड,
इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, और करंट के बेसिस पे करंट ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कम करोगे कम होगा। पोलैरिटी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, करंट के डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वाई डू पिकल्स लास्ट लॉन्गर, अचार अधिक समय तक क्यों टिकता है? क्या होता है ऐसा, अचार में ऐसा क्या होता है? द वाटर, रोला सर, क्या रोला, अच्छा, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, यस। वाई डू पिकल्स लास्ट लॉन्गर, अचार अधिक समय तक क्यों टिकता है? द वाटर कॉन्टेंट ऑफ द पिकल प्रोटेक्ट्स द पिकल फ्रॉम द स्पॉइलेज, द बैक्टीरियल एंड द फंगल सेल्स गेट प्लाज्मोलाइज्ड इन द हाई सॉल्ट concentration of the pickle is prepared in the vacuum so that no harmful bacteria can grow on it, only beneficial bacteria can grow in the pickle। अचार तो होता क्या है कि अचार लॉन्गर इसलिए लास्ट करते हैं क्योंकि अगर मान लो कि इसमें कोई बैक्टीरियल फंगस आता है, अभी पीछे मैंने पूछा था कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, काइटिन या फिर चिटिन बोलते हैं उसको, उसकी बनी होती है, ठीक है। तो इनका प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, जो इनके अंदर जो पानी भरा होगा ना वो सब निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? चलो तीनों तरह के सोल्यूशंस आपको बता देते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और ये हो जाएगा मान लो हाइपोटोनिक है, ठीक है। एक होता है हमारा आइसोटोनिक कहलाता है, आइसोटोनिक, और एक होता है हमारा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन अंदर, यानी कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ जाएगा वाटर और ये श्रिंक कर जाएगा। वही सेम काम इन लोगों के साथ होता है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल बाहर ज़्यादा है तो इनके अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो अचार है वो लंबा चलता है हमारा। क्लियर है? ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बाहर जो होता है वो ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो हाई से लो में मूवमेंट होता है, ठीक है। और आइसोटोनिक में क्या होता है? दोनों जगह सेम है। जब ये मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और क्योंकि जो सेल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेट मी टेल यू, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस नेचर की होती है? वो एक सेमी परमिएबल ही होती है। जो हमारी बैक्टीरिया लोग हैं, जो हमारे फंगल लोग हैं, इनके पास एक्स्ट्रा एक लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो पेप्टिन की बनी होती है बैक्टीरिया में, जो काइटिन की बनी होती है फंगस में। वो आपकी सेमी परमिएबल नहीं होती है, वो फुल्ली परमिएबल होती है, वो सबको अलाउ करती है अंदर बाहर, और वो नॉन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। एनिमल सेल में, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल ही एक तरह के, तो हमारे उसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलती। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जरा बताएंगे। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी किसकी? लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है। लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड भी बोल देते हैं, और प्रोटीन की बनी होगी है। 50-50% की मात्रा में दोनों होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। और प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है, जो उनकी सेल वॉल होती है, वो कोशिका भित्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और किसने सेल थ्योरी दी थी ये बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फूड क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी गैर खाद्य फसल है? फाइबर क्रॉप्स, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, शुगर केन। भाई शुगर केन भी खाते हैं, ठीक है, कॉफ़ी भी पीते हैं, ऑयल तेल भी कंज्यूम कर ही लेते हैं, लेकिन फाइबर तो खाते नहीं हैं। फाइबर में क्या आता है? फाइबर में जैसे कि कॉटन आ गया फाइबर क्रॉप्स में, फाइबर क्रॉप्स में जूट आता है हमारा, और फाइबर क्रॉप्स में ध्यान रखना हेम्प, जिसको भांग बोलते हैं, वो भी आ जाता है, ठीक है। पहली कॉटन मिल कब स्टैब्लिश हुई थी? इससे संबंधित कौन सा रेवोल्यूशन है? कौन सी सॉयल बढ़िया लगती है इसको? कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है? जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह कहाँ पे होता है, ये बताएंगे। कॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो इसको किस तरह की सॉयल चाहिए? तो इसको चाहिए लैटेराइट सॉयल, लैटेराइट मृदा, जो कि निच्छालन यानी कि लीचिंग के प्रोसेस से बनती है, वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर इंटेंस रेनफॉल होती है, लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब होता है जहाँ पर एक हैवी शावर के बाद बहुत जब बारिश होती है, जहाँ पर तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के, या तो वो परकोलेट कर जाते हैं डीप डाउन दी सॉइल, या फिर वॉश अवे हो जाते हैं।
ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित हमारा कौन सा रेवोल्यूशन है? येलो रेवोल्यूशन है, ठीक है। इसके फादर किसको बोलते हैं? सैम पित्रोडा को। और ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका फिशर से, और उसका फादर किसको बोलते हैं? हीरालाल चौधरी को, ठीक है। शुगर केन के बारे में तो क्या ही कहने, है ना, गन्ने का खेत फेमस है काफ़ी। शुगर केन की सॉरी कॉटन की अगर बात करें तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लैक सॉयल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको रेगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इम्परमिएबल नेचर की होती है, वाटर परकुलेट नहीं करता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर। तो इसीलिए महाराष्ट्र गुजरात ज़्यादातर टॉप पे रहते हैं इसके प्रोडक्शन के मामले में कॉटन के, और इसको रेगर के नाम से जानते हैं। और ये जो है सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है, बिकॉज क्रैक डेवलप कर लेती है जब ड्राई होती है, और स्टिकी हो जाती है जब वेट होती है तब। कॉटन की अगर बात करें तो सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। और क्या कॉटन से पूछेगा? बस। जूट की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, बांग्लादेश इज़ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर, और इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन और स्वान ने दी थी, कि हर एक यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, ये बोला था। देन वर्चोव ने इसको मॉडिफाई किया था, मतलब और इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन किया था, और बोला था कि हर एक नई सेल पुरानी यानी कि एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है वो, ठीक है। और कॉफ़ी की अगर बात करेंगे तो इसकी वैरायटीज़ होती हैं अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा, ये सब आपको कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ हैं, बाबा बूदन हिल्स हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है। कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड को के नाम से जाना जाता है, जो ब्राज़ील देश है उसको। कॉफ़ी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पता नहीं क्या था वो, लेकिन आया तो था दिमाग में लेकिन चला गया। अब जब आएगा तो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। कुछ तो था यार, वो क्या था? हमारे एक प्री मानसून शावर्स होते हैं जो कॉफ़ी की जो फ्लावर होता है उसकी ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं, उसका नाम बताइए। वन ऑफ द कंडीशन फॉर द रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी इन इंडिया इज दैट इट सिक्योर्स एटलीस्ट -% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस। अभी हमने देखा था कितने, देखिए पूरा 2% तो सीट निकाल ली है, और 6% जो वैलिड वोट्स पोल हुए हैं वो निकालने हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। जो प्री मानसून शावर्स होते हैं हमारे, जो मानसून से पहले आते हैं, तो वो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल साइड, वहाँ पर इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इसको जानते हैं ब्लॉसम शावर के नाम से, जो कि कॉफ़ी के फ्लावर के ब्लॉसमिंग में हेल्प करता है। प्लस इसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं केरल और कर्नाटक वाले रीजन में, जहाँ पे मैंगो की जो फ्रूट होता है उसको राइपनिंग में हेल्प करता है, पकने में। नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है बंगाल में। और बरदौली चीरहा के नाम से जाना जाता है असम वाले इलाके में, बरदौली चीरहा, या फिर बर्दो छाम के नाम से जाना जाता है जो बांग्लादेश है वहाँ पे। सोर्स ऑफ द संस्कृत फ्रेज सत्यमेव जयते लाइज इन, संस्कृत जो वाक्यांश है सत्यमेव जयते, उसका स्रोत कहाँ पे है? मुंडका उपनिषद, अगम लिटरेचर, त्रिपिटक, या फिर बाइबल। तो अगम लिटरेचर तो ये किस धर्म से संबंधित है? या जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की अगर बात करेंगे तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। और कौन कौन से पितक हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हैं आपके 3 पितक, अभिधम्म पितक, विनय पितक और सूत पितक, ठीक है। तो ये 3 पितक हैं, जिसमें कि इसमें विनय पितक में लिखा हुआ रूल्स वगैरह, रूल्स एंड कोड्स की क्या क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। इसमें फ़िलॉसफी झाड़ी गई है, मतलब फ़िलॉसफी है जो कि बुद्ध जी बता के गए थे, और उसको कैसे फॉलो करना है किस तरह से, वो सूत पितक में लिखा हुआ है। बाइबल तो आपको पता है क्रिश्चियनिटी का है। आंसर यहाँ पर मुंडका उपनिषद होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। फिर मैं अगर आपसे बात करूँ कि आपके कौन सा उपनिषद है जिससे कि वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम किससे लिया गया है? और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? कुटुंबकम सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो ध्यान रखनेंगे कि जो आपका वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि हमारी G20 समिट हुई थी, उसकी थीम भी थी महा उपनिषद से इसको लिया गया है। और सबसे जो बड़ा है वो है बृहदरण्यका उपनिषद, सबसे जो लार्जेस्ट उपनिषद है वो। वेदों की अगर बात कर लें, क्योंकि हर वेद के जो अंत में दिए हुए हैं उन्हीं को उपनिषद बोलते हैं। वेद हमारे 4 हैं, कौन कौन से? सबसे पुराना ऋग्वेद, म्यूज़िक के बारे में यानी कि गीत के बारे में सामवेद, यजुर्वेद जो कि प्रेयर्स के बारे में है यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 में डिवाइडेड है। शुक्ल को मतलब वाइट होता है, कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है। और अथर्ववेद जिसमें कि मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स दिए हुए हैं, टोना टोटका टाइप ऐसे बोल समझ सकते हो।
ऋग्वेद टोटल 10 मंडल में डिवाइडेड है। इसमें किस मंडल में गायत्री मंत्र, किस मंडल में भगवान सोम, किस मंडल में जो है पुरुष सूक्ता के बारे में दिया हुआ है। अब ये है क्या, जो हमारे वेद जो हमारे ये वेद होते हैं, ठीक है, हर जो वेद के जो है 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसमें से एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं उपनिषद, जो सबसे आखिर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें अगर हम मंडल की बात करेंगे तो 3rd मंडल में दिया हुआ है गायत्री मंत्र, 9वें वाले में भगवान सोम और 10वें वाले में पुरुष सूक्ता के बारे में दिया हुआ है। पुरुष सूक्ता कौन है, जो कि ये बताया गया है कि एक ब्रह्मा जी टाइप हैं जिनके मुख से ब्राह्मण निकले हैं, ठीक है, हाथों से क्षत्रिय निकले हैं, थाई जांग से वैश्य और पैर से फीट से शूद्र निकले हैं, ये बताया गया है, ठीक है। वेदों का ही पार्ट है अरण्यक। अरण्यक क्या होता है, अरण्यक वो होता है जो हर्मिट्स के लिए, यानी कि जो जो हमारे ब्रह्मचारी टाइप लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, ये सब जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए लिखा गया ये, ठीक है, अरण्य का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर डैश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1956, 54, 53 या फिर 55। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखिए पूरा इसका क्रोनोलॉजी समझिए पहले, जैसे अमित शाह जी आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं, वैसे मैं आपको क्रोनोलॉजी भी समझाने वाला हूँ। हुआ क्या, 19 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये काफ़ी मांग उठी कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया जाए, यानी कि भाषा के आधार पे क्रिएट किया जाए। इसको लेके काफ़ी कमीशन बने। जैसे सबसे पहला जो कमीशन बना, आयोग बना, उसको धार आयोग, धार कमीशन बोलते हैं, एस के धार जी की चेयरमैनशिप में बना था ये 1948 में। इसने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी कि प्रशासनिक तौर पे, प्रशासनिक सहूलियत के हिसाब से राज्य बनने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तो और प्रोटेस्ट बढ़ गए, तो जेवीपी कमीशन बना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी की मतलब चेयरमैनशिप में बना, ये भी 1948 में। और इसने भी सेम चीज़ बोली कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना क्रिएट किया जाए। फिर हुआ क्या, आंध्र प्रदेश में पोट्टू श्री रामलू जी की करके थे, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ में चले गए। 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई 1953 में। जब डेथ हो गई तो बहुत ज़्यादा भयंकर बढ़ गए, क्या जो बवाल वगैरह वो काफ़ी बढ़ गए। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे क्रिएट कर दिया गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। अब वही है कि अगर 5 बच्चे रो रहे हैं, उनमें से आपने एक को टॉफ़ी दे दी, तो बाकी तो और ज़्यादा रोएंगे, तो फिर और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया। तो इसकी वजह से एक फजल अली कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन, कि भाई किस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसको बोला गया रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 3 लोग थे जिसमें फजल अली चेयरमैन थे, बाकी हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर थे। तो इसने बोला कि ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट तो कर लो भाषा के आधार पे, लेकिन ये थ्योरी नहीं चलेगी वन लैंग्वेज वन स्टेट, क्योंकि अगर ये करने लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा राज्य जो है, वह बहुत ज़्यादा राज्यों में हमारा देश जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बना लो लिंग्विस्टिक बेसिस पे कहीं कहीं जहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेज के लिए हर स्टेट आप क्रिएट कर रहे हो। तो इसको लेके फिर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, उसको बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1953 में, और जो एक्ट आया था वो अधिनियम आया था 1956 में। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य बनाए गए थे, 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूटीज केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। कभी कभी अगर आपसे आंध्र प्रदेश का स्टैब्लिशमेंट पूछेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का अगर स्टैब्लिशमेंट पूछेगा तो वो 1953 ना लिख के हो सकता है 1956 लिखे, तो वो भी 1956 से सही होगा। क्यों, ध्यान रखना, जो 1956 है उसमें हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है आंध्र प्रदेश बनता है, इसलिए। क्लियर है चीज़, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अरे क्वेश्चन वो नहीं हुआ क्या, फ्लोरा एंड फौना रेफर टू, वनस्पति और जो जीव जंतु हैं वो किसको संदर्भित करते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना का मतलब क्या है, तो फ्लोरा का मतलब है सिंपल हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं, फौना का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
इन जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट इंक्लूड द डैश स्टेट। सामान्य तौर पर पदार्थ की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में क्या अवस्था शामिल नहीं होती है। तो हमें पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। कोलॉइडल कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, पदार्थ की अवस्था नहीं है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसमें सबसे वीक होता है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दी मॉलिक्यूल सॉलिड में सबसे कम होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, और लिक्विड बीच में आते हैं। जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो गैस से निकल के आते हैं। अगर हम गैस को बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो आयनाइज हो जाएगी, उसका आयनीकरण हो जाएगा, और उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा, जब वो आयोनाइज हो जाएगी। अगर इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे गैस ऑफ लो डेंसिटी की जो गैस है उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे विच मीन ज़ीरो केल्विन पे अगर उसको हम कूल डाउन कर देंगे तो उसमें हम उसके हमें बोसॉन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी सबसे पहले जो थ्योरी रखी थी वो सत्येंद्र नाथ बोस ने रखी थी, पेपर पब्लिश किया था, जिस पेपर के उस पेपर के बेसिस पे आइंस्टाइन जी ने उस पर सारी चीज़ें, उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था इन द ईयर 19, ध्यान रखना है 21 है, ठीक है, 1921 में इसकी सबसे पहले बात रखी गई थी। देन 1924-25 में आइंस्टाइन जी ने इस पे जो है बात अपनी रखी थी 1924-25 में। देन हमें पता है कि 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन, जो नाम बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वो लिखते जाना अगर याद ना हो तो। अब मैं ये समझ के वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये नाम, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कार्ल वी मैन और एरिक कॉर्नेल 1995 में इन्होंने रुबीडियम के एटम्स के क्या बनाए, बोसॉन्स बनाए, ठीक है। बाद में एक वॉल्फ गैंग कैटरल करके हुए, उन्होंने सोडियम एटम्स की इसी तरह बनाए। तो इन तीनों लोगों को 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु वॉज द टीचर ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन जी का गुरु कौन था इनका। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज रविदास, कालिदास, सूरदास या फिर हरिदास। अनुष्का सिंह सही है, प्राची जी सही है, संगीता पांडा क्या, चलो। तो टीचर कौन था तानसेन का, तो कालिदास और सूरदास को तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, रविदास और हो सकता है हरिदास में वो, तो स्वामी हरिदास थे, ठीक है। तानसेन की अगर बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे, ठीक है, ये इनका ओरिजिनल नेम था। जो ग्वालियर के तोमर डायनेस्टी के रूलर थे राजा रामचंद्र सिंह, उनके कोर्ट में ये थे म्यूजिशियन। लेकिन अकबर ने इनको इनवाइट किया था, तो राजा रामचंद्र सिंह जी ने बोला था इनको जाने के लिए, तो ये वहाँ पे गए थे अकबर के कोर्ट में, और उनके नवरत्नों में से एक भी थे ये। तानसेन की अगर बात करें तो ये ग्वालियर या फिर रीवा घराने से बिलोंग करते हैं, घराना इनका ये हो जाएगा। ये आपके जो रबाब है या फिर रुद्रवीणा, ये बजाने में माहिर थे ये, ठीक है, रुद्रवीणा। और इन्होंने इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए क्या कंपोज किए थे, ध्रुपद कंपोज किए थे इन्होंने। जर्मेनियम इज़ अ कॉमनली यूज डैश, जर्मेनियम आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, क्या है ये, मॉडरेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, चिप बनाने में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इनको यूज़ किया जाता है। ये हमारे मेटलॉइड की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर नहीं होते, नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होते, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। जर्मेनियम हो गया, सिलिकन हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग में नीति का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीति आयोग की अगर बात करेंगे तो ये किस तरह की बॉडी ज़रा बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका स्टैब्लिश होता है 1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये आपका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से इसको क्रिएट किया गया। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं होगी, ना तो कोई एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है, जैसे कि हमने देखा था
नाबार्ड है, उसको एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया। हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NHRC, है ना, तो इसको एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था। 1990 में इसका एक्ट आया था, उसके थ्रू क्रिएट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर जो विमेन हो गया, वो एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया। तो स्टैट्यूटरी होते हैं, इसका तो एक्ट भी नहीं है, तो ये एग्जीक्यूटिव होगा। इसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग होता था इसकी जगह में, उसको रिप्लेस करके एक बना है, इसको एक थिंक टैंक बोलते हैं, जो सोचता है, रिपोर्ट्स देता है, गवर्नमेंट को बताता है ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसका काफ़ी फेमस रिपोर्ट है जिसको कि हम मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसके हिसाब से सबसे पुअर स्टेट कौन सा है ज़रा बताएंगे, और सबसे मतलब कि रिच बोल सकते हैं, फिर लीस्ट पुअर स्टेट कौन सा है। तो चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है अभी, ये सुमन के बेरी हैं। और इसके जो CEO हैं वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। सबसे पुअर जो है वो तो आपका बिहार हो जाएगा, और सबसे जो रिच है फिर लीस्ट पुअर है वो केरल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से किसने निकाला है, वो उत्तर प्रदेश है। Which article of the Constitution provides for the equal opportunity for the all citizens in the matter of employment under the state? तो इसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस, मतलब थोड़ी देर पहले तो नहीं, लेकिन क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की। ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा जो इसका क्लॉज है वो बोलता है पब्लिक जो प्लेसेस होती है, रेस्टोरेंट, वेल्स हो गया, बाथिंग आर्ट हो गया, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये टाइटल की बात करता है, अबॉलिश करने की बात करता है। टाइटल को स्टेट नहीं दे सकता है किसी को, और ये 16 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 16। और 16 का जो आपका क्लॉज नंबर, 16 का क्लॉज नंबर 1 तो ये सेम चीज़ बोलता है। ठीक है, 16 का जो क्लॉज नंबर 2 है वो यही बोलता है कि किन ग्राउंड पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 16 क्लॉज 3 बोलता है कि जो रेजिडेंस है, यानी कि रेजिडेंस है जो निवास है, उसको पार्लियामेंट बोल सकती है एक मैटर ऑफ रिक्वायरमेंट इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कई सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ पे उस राज्य का मूल निवास होना ज़रूरी होता है, रेजिडेंस होना ज़रूरी होता है। तो उसको ये नहीं बोला जा सकता, दूसरे स्टेट के लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इक्वालिटी कहाँ गई, ये क्योंकि 16 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है हमारा, स्टेट हमारा आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड है, जिसका मतलब राज्य, मतलब ये UP MP नहीं होता, उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडीज सब आती हैं इसमें। ठीक है, तो 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि ये जो हमारा स्टेट है वो जो हमारे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है जॉब में। ठीक है, SCs STs को। ठीक है, वो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब हमारी जो इकोनॉमी होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क। इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरी को बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें हमारी वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, तो इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल देते हैं। जैसे कि माइनिंग हो गई, खदान वदान से जो माइनिंग होती है, फिशिंग हो गई, क्वेरिंग हो गई, लकड़ी तोड़ रहे हो, नेचर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सारा काम प्राइमरी सेक्टर में आता है। और इसको जो हम बोलते हैं इन जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स के नाम से। वहीं पे जो सेकेंडरी सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं इनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो भी मिला उसको एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर से अगर दूध मिला, ठीक है, तो उसे पनीर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पनीर बेचा जाता है, दही बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता है। फिर या फिर मान लेते हैं जैसे लकड़ी काट रहे हैं, तो लकड़ी काट रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर है। फिर उससे हम चेयर वगैरह बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्शरी सेक्टर को हम वाइट कलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। अब तो मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं वाइट कलर में इसको लिखूंगा, है ना ठीक है, तो ये वाइट कलर जॉब्स के नाम से जानी जाती हैं ये। इसको हम सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग सर्विस हो गई, जो डॉक्टर लोग सर्विसेज देते हैं, ये सारी सर्विसेज आपकी टर्शरी, मतलब सारी तरह की सर्विसेज आपकी टर्शरी सेक्टर में आती हैं। जो हॉस्पिटैलिटी होता है ना, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आप छू तो सकते नहीं हो, जिन चीज़ों को छू और देख नहीं सकते हो उसको हम टर्शरी सेक्टर में रखते हैं, तो इसको वाइट कलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। इंडिया में जब हम बात करते हैं तो कमेंट में आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं और सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का निकल के आता है ना। पेपर मेड फ्रॉम वुड, वुड प्राइमरी सेक्टर से मिला होगा, पेपर जो बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट मेड बाई म्यूचुअल फंड को तुम देख सकते हो, ये देखो म्यूचुअल फंड है, नहीं है, नहीं देख सकते हो, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर टर्शरी सेक्टर में आएगा। यार्न धागा बना रहे हो कॉटन से, कॉटन मिला तुमको प्राइमरी सेक्टर से, और धागा बना रहे हो मैन्युफैक्चर कर रहे हो। शुगर फ्रॉम शुगर केन बना रहे हो, अगेन ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। क्या कंप्यूटर वाले सर परेशान रहते हैं मतलब? इंस्टाग्राम की कमेंट वाली सर्विसेज भी इसी में आए। बिल्कुल चंदन ने सबसे सही बताया। ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोग, यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रहता है वो टर्शरी सेक्टर का रहता है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में एक चीज़ बताइए, किसको हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं? किस वर्कर को मार्जिनल वर्कर बोलते हैं और किसको हम मेन वर्कर बोलते हैं? हम लोगों को वर्किंग के बेसिस पे 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। मार्जिनल वर्कर वो होता है जो 183 दिन से यानी 183 डे से कम के लिए काम करता है। जो इससे ज़्यादा के लिए काम करता है उसको मेन वर्कर है, जो काम ही नहीं करता उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, और कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ज़रा बताएंगे, कौन सा टाइप का आपका बेरोजगारी है जो आपको इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगी? हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? एम एल फिशर, पॉलिंग कोरे, जॉनसन एंड क्रिस्टे या फिर एराफ्रोज? तो फिशर ने तो जो है ये ईस्ट्रीफिकेशन के बारे में बताया था। ईस्ट्रीफिकेशन, अच्छा ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स क्या होते हैं? तो ईस्टर्स आपके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं जो तब बनते हैं जब हम एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी निकल जाता है और ईस्टर बन जाता है। ईस्टर का क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का, COOR होता है। पॉलिंग और कोरे ने स्ट्रक्चर दिया था प्रोटीन का। एक तरह का हमारा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन का एक ट्रिपल हेलिक्स करके स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कमेंट में बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, और ये एक इंडियन है। अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तुमको देखने को मिलेगा वो होगा एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ये उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे लगता तो है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, दिख रहा है कि एक खेत में 5 लोग लगे हुए खुरपी फावड़ा लेके, लेकिन अगर उसमें से 2 को हटा दें तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, यानी कि बस वो लगे हुए हैं, देखने में लग रहा है कि एम्प्लॉयड है बट वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। हमारी और कौन सी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक होती है, जिसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, जहाँ पर स्किल गैप होता है कि जो मार्केट स्किल डिमांड कर रहा है वो आपके पास है नहीं। प्लस साथ ही साथ ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें साइक्लिकल या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है कि एक सीज़न में तो एम्प्लॉयमेंट है जब खेती बाड़ी का काम है, जब नहीं है तो फिर अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वो इंडिया के अर्बन सेक्टर में देखने को मिलता है, शहर में देखने को मिलता है कि लोग के पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोलेजन जो होता है इसका ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था रामचंद्रन जी ने, रामचंद्रन। जैसे कि हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने, वैसे ही जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कोलेजन का वो इन्होंने दिया था। और क्या आपको पता है कोलेजन के फ़ायदे क्या होते हैं? अगर आपको अपनी स्किन को एकदम ग्लोइंग बनाना है, ठीक है, आपके हेयर फॉल को कम करना है, तो ये कोलेजन जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, ठीक है। कोलेजन क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे स्किन के एकदम बीनीथ में होता है, तो कोलेजन कंज्यूम करने से हमारी स्किन जो है ग्लो कर जाती है। अब ऐसा नहीं कि खाया ये लो चमक रहे हैं देख हैं हीरे की तरह, ऐसा नहीं होता, मतलब काफ़ी टाइम तक खाना पड़ता है और काफ़ी महंगा भी आता है। पाउडर के फॉर्म में आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है, और इसको अगर हम कुक कर देते हैं तो इसकी जेली बन जाती है। खैर छोड़िए, ये हम कोई ब्यूटी की क्लास नहीं चल रही है। आगे बढ़ते हैं। चपचार कुट फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेटली सेलिब्रेटेड इन, तो कहाँ पे सेलिब्रेटेड होता है? हाँ बिल्कुल, नेल्स हेयर इन सब के लिए। कोलेजन नहीं फिश ऑयल खाओ। अच्छा जैन शर्मा, कोलेजन नहीं फिश ऑयल खाओ, आए एडवाइस देने, जितना बोल रहे उतना करो, ठीक है। हाँ मिजोरम इनकुट, वाओ, गोरी गोरी स्किन, यस। चलो भाई, तो गोरी नहीं करेगा वो स्किन को, मेन वो करता है स्किन का कलर नहीं चेंज करता है, स्किन में नरिशमेंट दे देता है बस, और कुछ नहीं। चपचार कुट की अगर बात करेंगे तो ये आपका मिज़ोरम में होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चपचार कुट हो गया, मीम कुट हो गया, बिस कुट हो गया। ठीक है, नागालैंड में तो हम पढ़ चुके हैं, नाग भाई ने क्या बोला था नागिन से कि आओ कभी बिल में,
आओ कभी बिल में। तो उसने पूछा क्यों आऊँ, तो उसने बोलता शक्कर खिलाऊंगा। तो उसने बोला कैसे, ठीक है। तो महोत्सव मुंह से ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, नागा। महोत्सव को कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, आओ ट्राइब। जो मेघालय है, मेघालय आपको पता है कुछ यहाँ पर है, असम में है ना, असम के मतलब असम इसको सराउंड कर रखा है तीनों तरफ से। गारो खासी जयंतियाँ हैं, तो गारो हिल्स में हमें देखने को मिलता है वंगाला फेस्टिवल, जिसको कि हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। जो और एक चीज़ बता दूँ, जो मीम कुट है ना, वो नागालैंड में भी होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वंगाला हो गया, और आपका यहाँ पे जो खासी हिल्स हैं, हिल्स के नाम तो पता है ना आपको, ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है। तो जो खासी हिल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम। और जो जयंतिया है यहाँ पर आपको देखने को मिला, अरे नहीं भाई, खांसी जब कब आती है, जब तुम क्या करते हो, बताओ क्या करते हो जब तुम, मैं बोलूँगा नहीं, बाकी आप लोग मोर्चा संभाल लीजिए। और जयंतिया जो है बेहदीन खलाम, ठीक है। बंगाला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। मेघालय देख लिया। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो लाई हरोबा, खम्बा थोईबी, गंग नगाई, लू नगाई, जहाँ जहाँ नगाई देखने को मिल जाए, ठीक है, गंग नगाई, लू नगाई, ये सब आपका मणिपुर वाला ही है। लाई हरोबा डांस भी है, फेस्टिवल भी है। खम्बा थोईबी, गंग नगाई, लू नगाई सब मणिपुर के हैं। विच द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय द बुकर प्राइज विनर किरण देसाई। सॉल्व करिए इसको जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, किरण देसाई जी ने कौन सी किताब लिखी है। शांताराम, फाइन बैलेंस, इन ईयर ऑफ रनवेज, या फिर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनकी जो मदर हैं दैट इज़ अनीता देसाई, इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो ध्यान रखिएगा, जैसे कि फास्टिंग फीस्टिंग, ठीक है, इन कस्टडी। तो ये इनकी जो मदर है उनकी बुक्स हैं, ठीक है। कुछ मैं बुक्स लिख रहा हूँ, बताइएगा कि ये किसने लिखी है। एक तो एक सेकेंड, 400 डेज, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द स्वॉर्ड एंड सिकल, ट्रेन टू पाकिस्तान, और चलो इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो 400 डेज किसने लिखी, चेतन भगत। तो चेतन भगत का ध्यान रखना, जितनी इनकी किताबें तो मैं एक चीज़ नोटिस करोगे, न्यूमेरिक्स देखने को मिलेंगे। 2 स्टेट्स, 5 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। तो ये सारी इनकी जो बुक्स हैं, नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय, इंडिया की पहली बुकर प्राइज़ विनर हैं ये, अरुंधति रॉय।
और कौन कौन सी हैं इनकी बुक्स? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, एन ऑर्डिनरी मैंस गाइड टू एम्पायर है, एन एरा ऑफ जो डार्कनेस लिखी है वो किसने लिखी है? शशि थरूर ने। अच्छा, शशि थरूर की एक और बुक का नाम बता दो। ठीक है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर मत लिखना। ठीक है, और अम्बेडकर लाइफ भी मत लिखना, उसके अलावा लिखो अम्बेडकर लाइफ और पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर तो हैं, एनर ऑफ डार्कनेस। एक और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, स्वॉर्ड और सिकल, ये मुल्क राज आनंद की है। मुल्क राज आनंद जी की एक और किताब है, उसको हम अनटचेबल के नाम से जानते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की। ठीक है, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज सभा से संबंधित नहीं है? आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, मोतीलाल नेहरू, फिर आत्माराम पंडुरंग। वो तो अच्छा है सर, सिंगल है, वरना वीडियो पर एड्स होता है। अच्छा क्यों भाई? यस, सब ने। ठीक है, वाई आई एम हिंदू, यस यही मैं जानना चाह रहा था जो कि उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे वाई आई एम हिंदू, शशि थरूर की। प्रार्थना समाज की अगर बात करेंगे तो ये कब बनता है? ये बनता है आपका 1867 में, 1867 में। इसमें आपके कौन नहीं थे? तो भाई मोतीलाल नेहरू नहीं थे इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 3। आत्माराम पंडुरंग फाउंडर थे। अच्छा, एक दादोबा पंडुरंग करके थे और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, जरा उसका नाम बता दीजिए। और वो भी महाराष्ट्र में ही बनाया था, ये भी महाराष्ट्र में बना था और वो भी वहीं बना था, दादोबा पंडुरंग ने बनाया था उसको, ध्यान रखें। अच्छा, एम जी रानडे का नाम तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और दादोबा पंडुरंग ने बनाया था आपका, क्या बनाया था? तो इन्होंने बनाया था परमहंस सभा। ठीक है, परमहंस मंडली इन्होंने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? महाराष्ट्र में ही बनाई थी, परमहंस मंडली। ठीक है, और ये कब बनाई थी परमहंस मंडली? तो ये 1840 में। ठीक है, 1840 में। अगर 1840 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1840 में, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 1840 में ही बना था, लेकिन एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पर उसने 1849 माना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दोनों ही महाराष्ट्र बनते हैं। और समाज की बात कर लेते हैं, ब्रह्मो समाज की अगर बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज बनता है इन द ईयर 1828, 1828 में ये बनता है। ठीक है, पहले और कौन बनाता है? राजा राम मोहन रॉय। इसकी जगह पहले जो प्रिकर्सर बनता है वो 1814 में आत्मीय सभा बनता है, उसी की जगह पे ब्रह्मो समाज आता है। ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जो समाज में रिफॉर्म लाना चाहता था। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल अकबर द सेकंड ने दिया था। इनको भारत में पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं। प्लस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवत कामुदी, वो इनके बुक्स हैं। और मिरातुल जो अखबार है वो इन्होंने लिखा था, राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए धर्म सभा बनती है जो राधाकांत देव ने बनाया था 1830 में। ये चीज़ क्लियर है। इसको ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को किसने? जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पापा थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 1839 में, 1839 में खुद की एक अलग तत्वबोधनी सभा पहले बनाई थी और तत्वबोधनी पत्रिका निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में। बाद में उन्होंने उसको मर्ज कर दिया था इसको। ठीक है, किसके साथ? ब्रह्मो समाज के साथ। और इनके ही आग्रह पे, ठीक है, इनके आग्रह पे ही केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को, और बाद में इन्हीं के साथ ही फूट हो गई, जिसकी वजह से बाद में ये आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल गए 1867 में, और केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल गए। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज से भी एसोसिएटेड थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देन 1875 1873 में कौन सा एक एसोसिएशन बनता है जो मैंने आपको पढ़ाया था? 1875 में कौन सा एसोसिएशन बनता है जो मैंने आपको पढ़ाया था? 1897 में कौन सा एसोसिएशन बनता है? 1875 में कौन सा एक मुस्लिम एसोसिएशन बनता है, जरा ये बताएंगे। 1818 में भी एक मुस्लिम एसोसिएशन बनता है, उसके बारे में ये बताएंगे। तो 1873 में सत्य शोधक समाज बनता है, जो कौन बनाता है? सत्य शोधक समाज। ये आपके ज्योतिबा फूले बनाते हैं सत्य शोधक समाज 1873 में। और ठीक है, ज्योतिबा फूले, उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिनको कि फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1875 में अगर बात करेंगे तो आर्य समाज बनता है। आर्य समाज
कौन बनाता है आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम, ओरिजिनल नेम मूल शंकर था, ठीक है। पहली यूनिट इसकी बनी थी बॉम्बे में, बाद में हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट हो गया था। इन्होंने स्लोगन्स दिए थे इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारत भारतीयों के लिए, और गो बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो। और ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, जिसको कि हम प्योरीफिकेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वो लोग जो दूसरे धर्म में चले गए, हिंदू धर्म को छोड़ के, उनको वापस फिर से लाना। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं कौन? स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1 मई 1897 को बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनता है। और आपको पता है 1893 में उन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी, और 1902 में 4 जुलाई को उनकी डेथ हो जाती है 39 ईयर्स की एज में। और 1875 में ही आपका अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजकल न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो वो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में ही सेलिब्रेट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में। बाद में वो 1921 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। उसको किसने बनाया था? ये बनवाया था किसने? जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को चलाया था। कौन थे वो? जल्दी से नाम बताइए। सर सैयद अहमद खान थे। 1818 में फरैज़ी मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया कैन हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट? बताइए। चलिए भाई, तो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा? जैसलमेर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो फैक्टर काम करता है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। जो समुद्र के पास जगह होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अपना एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लगाएगी। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? जैसे ये समुद्र का है, समुद्र का पानी है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि गर्मी बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत सर्दी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सी अपना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बिठा के रखता है। जैसे ही आप कॉन्टिनेंट के अंदर में घुसेंगे, जैसलमेर, कानपुर जैसी जगहों में जाएंगे, वहाँ पे क्योंकि वो समुद्र से बहुत दूर हैं, तो यहाँ पर एक फैक्टर आता है, दैट इज़ कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर, महाद्वीपीयता बोलते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात के जो टेम्परेचर्स होते हैं उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जैसलमेर होगा आपका। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो चाहे एनुअल रेंज हो, वो दोनों ही आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द विजयनगर जो किंगडम था वो कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिक्कत है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, डी होगा, ठीक है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ 45th। चलो, तो विजयनगर किंगडम कब स्टैब्लिश हुआ था? 1330। अच्छा, तो लिखा हुआ किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। तो अगर हम बात करेंगे विजयनगर किंगडम में, हरिहर बुक्का फाउंडर थे मेन, 1336 में बनाया था। कैपिटल क्या थी? हम्पी थी, तुंगभद्रा रिवर के किनारे थी। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो अभी बोलोगे सर बताया तो विजयनगर, विजयनगर डायनेस्टी नहीं किंगडम था। इसमें 4 डायनेस्टीज़ का रूल था, संगम, सुलभ, तुलुव और अराईवीडू। इसके जो सबसे फेमस रूलर थे KDR, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। हरिहर बुक्का के टाइम पे ही ध्यान रखना, इब्ने बतूता आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कौन सी किताब लिखी थी? रिहला लिखी थी। इनके टाइम पे दिल्ली में कौन बैठा था? दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था जब इस्टेब्लिश किया था। सबसे जो फेमस रूलर है हमारे इसके, सबसे पावरफुल थे KDR, कृष्णदेव राय। ये बिलोंग करते थे तुलुव डायनेस्टी से। और तुलुव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वीर नरसिम्हा थे। KDR की अगर हम बात करें तो इनके जो टाइटल्स थे वो थे आंध्र भोज था,
यवन राज प्रिय था, ठीक है, यवन राज प्रिय इनके टाइटल्स थे। केडीआर की अगर बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, तो इन्होंने जो बुक लिखी वो थी कुछ अमुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु लैंग्वेज में थी। इन्होंने जो कुछ किताब लिखी वो एक थी जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थी। केडीआर की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे एक सिटी को स्टैब्लिश किया था जिसको हम बोलते हैं नगालपुरम, ठीक है, नगालपुरम, और टैंक भी बिल्ड किया था नगालपुरम टैंक। जो विजयनगर किंगडम वाले हैं ये अपने स्टेप्ड टैंक के लिए काफ़ी फेमस थे। और ये जो है इनके जो मिलिट्री कमांडर थे वो किस नाम से जाने जाते थे ज़रा बताएंगे कमेंट में। और केडीआर के टाइम पे ट्रैवलर कौन कौन आए थे ये बताएंगे। तो इनके मिलिट्री कमांडर्स को जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ए से नाम शुरू होता है, जल्दी से बताएंगे। और इनके टाइम पे कौन आए थे, दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस, ये दोनों कहाँ से आए थे, पोर्चुगल से आए थे। और इनको किस नाम से जाना जाता था, अमर नायक के नाम से जाना जाता था, मिलिट्री कमांडर होते थे ये, ठीक। प्लस इसमें ये ध्यान रखना कि और भी हमारे ट्रैवलर्स आए थे, जैसे फरनाओ नुनीज़ आया था, ये अच्युत देवराय के टाइम पे आया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो इटालियन ट्रैवलर था जिसको कि निकोलो कॉन्टी के नाम से जानते हैं, निकोलो दी कॉन्टी, ये आया था देवराय वन के टाइम पे। और जो पर्शियन ट्रैवलर था अब्दुल रज़ाक वो देवराय सेकेंड के टाइम पे यहाँ पर आया था। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो खात्मा होता है ये कब होता है, 1565 में होता है, 1565 में, जब तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है जिसको कि हम बैटल ऑफ राक्षसी और तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है दक्कन के सुल्तान जो हम भी डिस्कस कर रहे थे ऊपर वाले, इन्होंने इनको हरा दिया था तालीकोटा के युद्ध में, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। जो लास्ट डायनेस्टी थी वो अराईवीडू थी, लेकिन जब ये तालीकोटा का हुआ था तो तुलुव डायनेस्टी थी, उसके बाद छोटे पार्ट में अराईवीडू चलती रही थी। इसके लास्ट रूलर की अगर बात करेगा तो श्रीरंग द थर्ड होंगे, इसके सबसे आखिरी रूलर श्रीरंग द थर्ड थे, लास्ट रूलर। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द amount of energy that is required to remove an electron from a mole of atoms in the gas phase. Yes it is, ionization energy यही होती है, क्या होती है, जहाँ पर हम किसी एटम से उसके गैस फेज से हम क्या निकालते हैं, जब हम उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बात जो है बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये डिक्रीज़ करती है और इंक्रीज़ करती है फ्रॉम अक्रॉस दी पीरियड। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर एटम का जो साइज़ है वो बढ़ता है, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है एटम का, परमाणु का। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा, जैसे मतलब कि ये एक शेल है, ठीक है, फिर 2 शेल आ जाएंगी, फिर 3 शेल आ जाएंगी, फिर 4 शेल आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे जब साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, एक फोर्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स को इन दी आउटर मोस्ट शेल वो अट्रैक्ट करके रखता है, होल्ड करके रखता है, बॉन्ड करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होने लगेगा उसकी पहुंच से तो वो न्यूक्लियर चार्ज कम होने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज़्यादा दूर हो गया। अब क्योंकि ज़्यादा दूर हो गया, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना है नहीं इसके अंडर में, तो आसान है, संदीप महेश्वरी वाला नहीं, अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आसान है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि वो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेफ्ट से राइट में वो ऑब्वियस सी बात है वो आपका बढ़ेगा, कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे में हमारी डिक्रीज़ करेगी वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सब ऊपर से नीचे में घटते हैं और लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं। साइज़ ऊपर से नीचे में बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ता है और लेफ्ट से राइट में घटेगा। When was the National Interim Government of India formed under the जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार है वो कब उसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक रोटेशन, थैंक यू। सबका सही है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो नेहरू जी का ये कब फॉर्म हुआ था, 2 सितंबर 1946। ये इंतरिम गवर्नमेंट है क्या, तो आपको पता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी संविधान सभा अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 दिन में तो बन नहीं जाएगा, तो पहले तो चुनाव हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जुलाई अगस्त के टाइम पे, फिर पहली मीटिंग होती है 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को, तो और उसके बाद जो है धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है। तो इस समय तक सरकार कौन चलाएगा, कौन सी सरकार रहेगी, तो उसको अंतरिम सरकार बोला गया, जो हमारे
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे चाचा नेहरू थे, प्रेसिडेंट माउंट बैटन ही था, ठीक है। हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो ये कैप लगाए हैं, ये फूड मिनिस्टर थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। सरदार पटेल जी हमारे होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री देख रहे थे। और जो ये लियाकत अली खान है, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, ये मुस्लिम लीग से था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर इंतरिम गवर्नमेंट में। वहीं डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस कौन देख रहे थे? डिफेंस देख रहे थे बलदेव सिंह, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री कौन देख रहे थे? तो CH भाभा देख रहे थे, अगर पूछ लेगा। वाणिज्य मंत्रालय कौन देख रहे थे? तो कॉमर्स देख रहे थे, CH भा, ठीक। आगे बढ़े, कमेंट में आप ये बता दो, जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, उसको एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। किस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारी, ये बता दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स इज अ स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सी नीतिगत उपाय उदारीकरण की दशा में एक कदम है? अब लिबरलाइजेशन क्या है? तो आपको पता है 1990 में हमें BOP क्राइसिस देखने को मिला था, इसके बारे में पिछले PY की सीरीज़ में बताया था, और ये भी बताया था LPG रिफॉर्म्स आया था, और ये भी बताया था लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरेट करते हो, थोड़ा सा खाली छोड़ते हो, दो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी रूम छोड़ते हो, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रूम छोड़ते हो कि वो भी है। टैरिफ इंक्रीज़ करना है, लिबरलाइजेशन नहीं है। टैरिफ का मतलब होता है जो आप सामान इंपोर्ट करते हो, कोई भी कंट्री सामान इंपोर्ट करती है तो उस पर जो टैक्स लगाती है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ इंक्रीज़ करने से तो और भी ये मतलब एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब नहीं होगा, तो टैरिफ से काम बात नहीं बनेगी, ठीक है। एलिमिनेटिंग द लाइसेंसेस फॉर द इम्पोर्टिंग अ मेजोरिटी ऑफ गुड, ये बात बिल्कुल सही होगी। अब खुद ही यार देखो यार, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR पढ़ाया था। 1948 पहला वाला था, दूसरा वाला 1956 में आया था, दूसरे वाले को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर बताया था मैंने 1948 में लाइसेंस राज शुरू हुआ था, और वो जब लाइसेंस राज शुरू हुआ था तो वो सख्त हो गया था 1956 आते आते तक, और वो ख़त्म हुआ था 1991 में जाके जब LPG रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। क्योंकि LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े थे, क्योंकि IMF ने बोला था कि हम बेल आउट नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे अगर आप कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं लोगे तो हमें ये करना पड़ा था। और ये PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियस सी बात है लाइसेंसेस को कम करेंगे, आप ऑड वन आउट भी यहाँ पर खेल सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछा था, हाँ, तो वो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, खुद ही भूल गया यार मैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का मैंने पूछा था ना शायद, 29 अगस्त 1947, ऑलराइट। सर विजयनगर लास्ट रूलर आपने तो बताया था सदैव शिवराव, देखो भैया, ठीक है, एलिवेट यू अभी बताया। तुलुफ डायनेस्टी के टाइम पे ये तालीकोटा वाला हुआ था, तो उस समय सदाशिव राव थे, तो उनको कहीं कहीं पे पूछ लेता है सदाशिव राव, लेकिन एक्चुअल में जो थे वो श्रीरंगदेव थर्ड थे। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो सदाशिव राव हो जाएगा, ठीक है। क्या वॉइस गायब? चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वॉइस गैप क्या भाई ये लिख रहा? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे दिए हुए हैं? तो पार्ट नंबर 2B करके तो कोई पार्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्ट 3 पर करके कोई पार्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्ट 4A होगा, ठीक है, पार्ट 4A। अब A लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि हमने कोई अमेंडमेंट्स इसको जोड़ा होगा, बिल्कुल। पार्ट 4 में तो हमारा DPSP, पार्ट 4A में ड्यूटीज़ हैं। इसको हमने किस कमेटी के रिकमेंडेशन से जोड़ा? तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसके इस अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया। 42वां का संविधान संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया पार्ट 4A और आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51 का में इसको जोड़ा गया। कितनी ड्यूटीज़ ऐड करी गई? 10 ऐड करी। सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 8 ऐड करी गई। वैसे ओवरऑल सारी मिला के 10 जुड़ी, लेकिन हैं कितनी मौजूदा समय में? 11। क्यों? क्योंकि जो 11वीं वाली है, आखिरी वाली 11th वाली है, उसको हमने 86th अमेंडमेंट से जोड़ा था जो 2002 में हुआ था। इसमें हमने गार्जियंस को ड्यूटी दी थी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर में मत बिठाइए, बस्ता टांग के स्कूल भेजाइए, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 51A में ही सारी दी हुई हैं। 51A, ये सब क्लॉज A, ये सब क्लॉज B, ये सब क्लॉज C, D एंड सो ऑन करके ये J तक हैं।
11वां नंबर आपका के में है, जो इसमें दिया नहीं हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। 51A सब क्लॉज के में क्या होगा, गार्जियंस को ड्यूटी दी गई 6 से 14 साल तक के बच्चों को भेजना है स्कूल, ठीक है। 86 अमेंडमेंट सही। आर्टिकल नंबर 21A अनुच्छेद नंबर 21 का को जोड़ा गया था, जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताता है। एंड साथ ही साथ आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बोलता है कि भाई हमें बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है। 86 अमेंडमेंट ये बोलता है, समझे। तो 10 ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट से, और 11वीं वाली को 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा गया था। तो प्रेजेंटली 11 हैं। अब इनको हम याद कैसे रखते हैं, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ए से अबाइड या तो ए से एंथम याद कर लो कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ विदेशियों के लिए भी हैं, ज़रा बताइए कमेंट में, क्या फॉरेनर्स के लिए भी हैं। बी से हमने बापू या भगत सिंह याद कर रखा है, यानी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए हम किन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारे बापू और जो हमारे भगत सिंह जी लोग चले हैं जिन आइडियल्स पे, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है। सी अल्फ़ाबेटिकली थर्ड पोजीशन पे आता है ना। अगर हम देखें 3 रीजनिंग में इसके लिए 3 हैं, तो 3 चीज़ें हैं, सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। डी डिफेंड, डी से डिफेंड दी कंट्री, यानी उसकी रक्षा करनी। ई का मतलब होता है इक्वालिटी, ऐसे याद कर लो। इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वेमेन आ जाती हैं, वेमेन हमारे सबसे पहले दिमाग में आती है जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर ई का मतलब होता है 5, पाँचों उंगलियाँ एक साथ रहनी चाहिए, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड रहना चाहिए, भाईचारा। एफ फोर्ट, फोर्ट यानी किला, किला क्या है हमारा, हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है। जी, जी से ग्रीनरी, हरियाली, हरियाली मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। एच, एच से ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर रखना है, पगलों जैसी हरकतें नहीं करनी है कि कमेंट में स्पैम किए जा रहे हैं तो आप ये फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई, ये आपका आई जो है, आई बताता है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। किसी ने आपको आई दिखाई, आंख दिखाई, आपने भी इसको आंख दिखा दी, मतलब वायलेंस कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। जे से जड्डू यानी जडेजा, जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट हैं, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, बैटिंग करवा लो, सब एक्सीलेंट है। तो वही जे वाली ड्यूटी बोलती है कि हमें एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ना है हर एक चीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स को हैं, ओनली टू सिटीजन्स, फॉरनर्स के लिए नहीं है, और ये नॉन जस्टिसिएबल हैं या फिर नॉन एनफोर्सिएबल हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी इनके अगेंस्ट आपको जस्टिस नहीं मिलेगा कि आपको मान लो किसी ने कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो उसके खिलाफ कोई मतलब केस चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमेटी एक बनी थी, उसने ज़रूर बोला था कि बच्चों को ये स्कूल से सिखाया जानी चाहिए और किस तरह से इनको एनफोर्स लागू हम कर सकते हैं, कौन कौन से अधिनियम ला सकते हैं, एक्ट ला सकते हैं, या फिर कौन से अधिनियम जो एग्जिस्ट करते हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे हम फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी थी। आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 आइडेंटिफाई द थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। सर आप फिटनेस के लिए क्या करते हो, फिटनेस के लिए क्या करते हैं, फिटनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आई है मार्केट में आजकल, ठीक है। वो ये है कि बेड में जो है लेट जाओ, सीधे सो जाओ। फिटनेस के लिए वही यार, थोड़ा रनिंग वगैरह कभी कभी हो जाती है, थोड़ा बहुत कभी वेट ट्रेनिंग टाइप भी हो जाती है ना। तो बस ऐसा ही चलता है। चलो खैर, यहाँ पे क्या पूछा, थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो ध्यान रखना है आपने, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बंगाली बोली जाती है, तीसरे नंबर पे मराठी बोली जाती है, ठीक, क्लियर है। हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 43.6% लोग बोलते हैं। मराठी कितने लोग बोलते हैं, क्यों, हाँ गुजराती तो सेकंड नंबर पे, सेकंड में गुजराती नहीं, सेकंड नंबर पे तो बंगाली आएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है मराठी। एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन एक कमेंट पे बताएंगे आप चीज़, एंड दैट इज़ जो मराठी है, क्या ये मराठी जो है, क्या ये हमारी एक 8th शेड्यूल की लैंग्वेज है या नहीं है। मराठी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 8% के समथिंग कुछ है, 8.3%, एक बार देख लेना, लेकिन हिंदी तो 43.6% है। सेकंड नंबर पे बंगाली आती है और थर्ड नंबर पे आती है, और मराठी हमारी बिल्कुल आती है किसमें, 8th शेड्यूल की जो हमारी लैंग्वेज है उसमें आती है ये, ठीक है। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेज है, ओरिजिनली तो 14 थी, अभी कितनी हैं, 22 हैं।
21st अमेंडमेंट से 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को ऐड किया गया था। 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया था। 92nd अमेंडमेंट से BDSM यानी कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया था। तो ये ऐड करी गई थी। मराठी इज़ वन ऑफ देम, लेकिन भोजपुरी नहीं है, ध्यान रखना, इंग्लिश भी नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंट की आपकी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जो पहले कितनी हुआ करती थी, जो पहले 6 हुआ करती थी, कौन कौन सी हुआ करती थी, जिनको कि किस तरह से याद करते थे हम, कि तू शुरू तो कर मैं आर्या, ठीक है, तू शुरू तो कर मैं आर्या, इस तरह से हम याद करते थे। तो आर्या से ओडिया हो जाएगा, ठीक है, तू से तमिल, शुरू से संस्कृत, टी से तेलुगु अगेन, के से कन्नड़ और एम से मलयालम। क्लासिकल लैंग्वेज 5 और ऐड हुई हैं। ये 5 कौन सी हैं? ये 5, एक तो मराठी है जो अभी हमने देखा, बंगाली है, असमीज़ है, और पाली है, और प्राकृत है। ठीक है, तो 5 नई बनी है। ख़त्म हो गया हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का जो PDF है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का PDF आपको ये नोट्स बैच है परमार अकेडमी ऐप पे, रेलवे के लिए, वहाँ पर मिल जाएगा। एंड बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अकेले लेटना है कार्तिक सिंह। अच्छा बेटा, बहुत तेज हो रहा है, समझ गए हम। तुम एक्सरसाइज और अकेले सब समझ रहे हैं हम, सब समझ रहे हैं। सर, ऑनलाइन स्टडी की वजह से आई वीक होने का डर लगता है, कुछ टिप्स दे उसके लिए। पहली बात तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है। आपको क्या करते रहना है, जो मैंने बताया कि थोड़ी देर दूर देखते रहना है, आइज़ को ब्लिंक करते रहना है, आइज़ पे छींटे मारते रहना है, आंखों को थोड़ा सा घुमाते रहना है, नहीं वो जो हमारी होती है पीपल, तो इसको घुमाते रहना इधर उधर उधर। 8 बना लो, S बना लो, उससे है ना, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते रहो। हाँ, चलो भाई, थैंक यू सभी को। एक्सरसाइज करने का समय आ चुका, आराम करने का समय आ चुका है, मतलब एक्सरसाइज करने का समय आ चुका है, ठीक है। तुम लोग यार काफ़ी, खैर छोड़ो। कैलोरीज बर्न तो जब ही होंगे जब कोई साथ। बस बेटा बस, निक, तुम्हारी भावनाएं हम समझ गए। क्या चीज़? लैप्स ऑफ पारामाउंट से क्या लिख रहे हो? मतलब लैप्स ऑफ पारामाउंट से मतलब अगर पूछ रहे हो तो इसका मतलब होता है कि भाई जो भी एग्रीमेंट वगैरह पहले एग्जिस्ट करते थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे ये आफ्टर दी पार्टीशन। आपका फेवरेट प्लेयर किस में है? मतलब फेवरेट प्लेयर किस में है? क्रिकेट में, फुटबॉल में, किस? मतलब फुटबॉल तो मैं ज़्यादा फॉलो ही नहीं करता हूँ, फुटबॉल तो, क्रिकेट ही है बस। क्रिकेट और ओलंपिक्स वगैरह देखे थे तो। चलिए भाई, थैंक यू। PDF आपको मिल जाना है। क्रिकेट में, अच्छा क्रिकेट, क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर धोनी भी है। मतलब धोनी तो ठीक है, खेलते नहीं है, लेकिन धोनी का अच्छा लगता था है। और मेन जो सबसे फेवरेट प्लेयर उस समय हुआ करता था जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, वो वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग। अभी तो सच बताऊँ तो कोई अच्छा नहीं लगता है। जो नए नए प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग का काफ़ी बढ़िया लगते थे। मतलब पक्का श्योरिटी है ही है कि बंदा मारेगा ही, चाहे बॉलर को भी पता ही है मारेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि इसमें वो डिफेंसिव खेलेगा फिर अटैकिंग खेलेगा, नहीं, शुरू से पहली बॉल से अटैकिंग, वो अलग ही मज़ा होता था वो देखने का। ठीक है, और वो युवराज सिंह भी का देखने, युवराज सिंह एक तो मतलब 3 मेन थे, ये सहवाग का अच्छा लगता था, युवराज और धोनी का, 3 लोगों का।
रोहित शर्मा का भी बढ़िया लगता है। लेकिन जो बाकी जो आजकल है ना, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और ये सब, इनमें से एक भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ईशान किशन और ये सब, यशस्वी जायसवाल, एक भी अच्छा नहीं लगता इनमें से, पता नहीं क्यों। वो फील ही नहीं दे पाते हैं जो सहवाग, युवराज सिंह, धोनी ये सब देते थे। खैर छोड़ो। हाँ, थैंक यू।